आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक फिक्शनल इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 391 सामग्री की खरीद 1400 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। जब तांग शियू स्टार ब्लू विला क्षेत्र में वापस लौटी तो पूर्वी आकाश में भोर के पहले संकेत दिखाई देने लगे थे। पूरी रात जागने के बावजूद वह अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जू चाओ की पत्नी डू हुआन पहले से ही जाग चुकी थीं और रसोई में काम में व्यस्त थीं। भाभी, आप तो इतनी जल्दी उठ गईं। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और फिर कपड़े बदलने के लिए ऊपर जाने की तैयारी करने लगा। एप्रन पहने डू हुआन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे घर पर जल्दी उठने की आदत है। बॉस टैंग, कल रात एक महिला आई थी, वह आपकी प्रेमिका ही होगी, है ना? दोस्त, तांग शियू ने कांग शिया के बारे में सोचा, बिना कुछ बताए बस मुस्कुरा दी और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है भाभी जी, जू चाओ और बाकी लोगों की तरह मुझे चिढ़ाओ मत और मुझे बॉस तांग मत कहो, मुझे तांग शियू कहो। ठीक है, आप अपना काम जारी रखिए, मैं कपड़े बदलने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो, बाद में नाश्ते के लिए नीचे आ जाना। डू हुआन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, पीछे मुड़ी और खाना बनाना जारी रखा। तांग शियू दूसरी मंजिल पर स्थित शयन कक्ष में गई और उसने देखा कि कांग शिया अभी भी गहरी नींद में सो रही है और उसने पुरुषों की सफेद कमीज पहनी हुई है। उसकी सोने की मुद्रा बहुत ही सुंदर थी। वह एक सोती हुई बिल्ली के बच्चे की तरह करवट लेकर लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर उसका नन्हा सा कामुक मुंह कभी कभी सिकुड़ जाता था, मानो वह किसी स्वादिष्ट चीज को खाने का सपना देख रही हो। हे, तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ बढ़ाया और अपने बगल में पड़ी गर्मी की रजाई को खींचकर खुद को ओढ़ लिया। फिर वह वॉक इन क्लोजेट में गया, साफ कपड़ों का एक सेट निकाला, स्नान किया और तरोताजा महसूस किया। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकला, उसने देखा कि कांग शिया पहले ही जाग चुकी थी और हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जागना? तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कांग शिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पूछा, हमारी अमर शराब ने वाइन चखने की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता, जिससे काफी धूम मच गई। मैं कल रात तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए वापस आया था, लेकिन पाया कि तुम वापस नहीं आए थे और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तांग शियू ने आश्चर्य भरे भाव से टीवी कैबिनेट से अपना फोन उठाया, उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कल रात से अब तक इतनी शांति छाई हुई है। पता चला कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और वह अपने आप बंद हो गया। मैंने इमोर्टल ब्रू के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। आज सुबह लौटते समय मैं जिन्हुई प्लाजा से गुजरा और बड़ी स्क्रीन पर वाइन चखने की प्रतियोगिता के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी, जिसमें विशेष रूप से अमर शराब पर प्रकाश डाला गया था। लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। कांग शिया ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 दिन बाद आपके इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भाग नहीं लूंगा। आखिरकार मेरी वर्तमान पहचान एक छात्र की है और बहुत अधिक चर्चित होना अच्छा नहीं है। आइए पहले 3 दिनों की बिक्री की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। अगर बिक्री अच्छी रही तो मैं आप सबके लिए एक जश्न का भोज आयोजित करूंगा। कांग शिया मुस्कुराई और पूछा, ये कहाँ आयोजित होगा? तांग शियू ने कहा, मैं स्टार सिटी वापस जाऊंगी। कांग शिया की आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्य से कहा, तो फिर सौदा पक्का। वैसे क्या नीचे वाले फ्लैट में रहने वाले लोग आपके सहपाठी हैं? और उसकी पत्नी और बच्चा? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वे एक ही छात्रावास के सहपाठी हैं। वह आदमी वाकई कमाल का है। दानव नगरी में अपने पहले ही दिन वीरतापूर्ण कार्य करते समय वह घायल हो गया और उसे दानव नगरी के प्रथम जन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मैं कल उनसे मिलने गया तो मैंने पाया कि वह काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उनकी पत्नी और बच्चा भी पहाड़ों से दानव शहर में उनसे मिलने आए थे और वे अस्पताल में ठहरे हुए हैं। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ आकर मेरे साथ रहने की इजाजत दे दी। कांग शिया समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, जो व्यक्ति वीरतापूर्ण कार्य कर सकता है वह कम से कम बुरा व्यक्ति तो नहीं है। क्या आप उन्हें अनिश्चित काल तक रहने देने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जब जू चाओ की चोटें ठीक हो जाएंगी तो संभवतः उसे वापस स्कूल के छात्रावास में जाना पड़ेगा। जहां तक उनकी पत्नी और बच्चे का सवाल है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह उस समय चीजों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में और बात नहीं करते हैं। चूंकि आप जाग चुके हैं, इसलिए अब बिस्तर पर मत लेटे रहिए। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर हम नीचे जाकर साथ में नाश्ता करेंगे। कांग शिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने नाश्ता खरीदा? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, ये शियू चाओ की पत्नी है, वह नीचे नाश्ता बना रही है। कांग शिया समझ गई और शालीनता से बाथरूम में प्रवेश करने के बाद लगभग 10 मिनट बाद वह अपने पायजामे में बाहर निकली। चूंकि वह कल ही होटल से अपना सामान ले आई थी, इसलिए उसने उसमें से एक साफ सुथरा कपड़ा निकाला और पहन लिया। तांग शियू के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने पूछा, मैं आज रात स्टार सिटी वापस जाने की योजना बना रही हूँ। तुम आज क्या कर रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या आपको परिष्कृत लोहे की मौजूदा कीमत पता है? कांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है। तांग शियू ने कहा, तो फिर इसे भूल जाइए, मैं चीनान को इसे संभालने दूंगा। चूंकि तुम आज रात तक नहीं जा रहे हो, तो चलो मेरे साथ कुछ चीजें खरीद लेते हैं। मुझे खेद है कि आज से मैं कुछ समय के लिए व्यस्त रहूंगा। कांग शिया ने उत्सुकता से पूछा, किस काम में व्यस्त हो? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कलाकृति शोधन। कांग शिया ने उलझन में पूछा, कलाकृति शोधन क्या है? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, तुमने अभी तक आधिकारिक तौर पर साधना का मार्ग नहीं अपनाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं पता कि कलाकृति शोधन क्या होता है। जब भविष्य में तुम आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकोगे और उसे अपने हाथ की तरह आसानी से नियंत्रित कर सकोगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कलाकृतियों को परिष्कृत करना क्या होता है। ये कहते हुए कि तांग शियू ने चीनान को फोन किया और कहा, मुझे कुछ इस्पात और अयस्क खरीदने में मदद करो। मैं थोड़ी देर में एक टेक्स्ट मैसेज एडिट करके आपको खरीदने की मात्रा भेज दूंगा। आज रात से पहले सब कुछ खरीदने की कोशिश करें और इसे मेरे बताए गए स्थान पर डिलीवर करवा दें। ठीक है। चीनान तुरंत सहमत हो गई।
नाश्ते के दौरान तांग शियू ने अपनी जरूरत की वस्तुओं की सूची और डिलीवरी का पता संपादित करके एक टेक्स्ट संदेश में डाला और उसे चीनान को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने जू चाओ और उनके 3 सदस्यीय परिवार के साथ नाश्ता किया। नाश्ता साधारण था, नमकीन फ्लैट ब्रेड, बाजरे का दलिया और अचार वाली सब्जियों के 2 हिस्से जो स्पष्ट रूप से किसी सुपरमार्केट से खरीदे गए थे। हालांकि इनके अलावा सभी के पास एक उबला हुआ अंडा भी था। सरल, किफायती। तांग शियू और कांग शिया ने अपने मन में यही आकलन किया था। खाना खाने के बाद तांग शियू मुस्कुराई और बोली, भाभी के रोटी बनाने का हुनर अद्भुत है, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अच्छे भोजन का आनंद लेने को मिलेगा। डू हुआन थोड़ी शर्मिंदा हुई और हकलाते हुए बोली, तांग शियू, मुझे डर था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। दरअसल मुझे पता है कि मैं जो नाश्ता बनाती हूँ वह बहुत ही सरल होता है। अगर यह आपको पसंद नहीं आया तो मैं कल कुछ और बना दूंगी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, भाभी ये तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं भी बचपन से ही कठिनाइयों में पला बड़ा हूँ, भूख और भरपेट भोजन दोनों के दिन देखे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में कहें तो आप सब जो भी खाएंगे मैं भी वही खाऊंगा। डू हुआन आखिरकार शांत हो गई, बर्तन साफ करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं बाद में जाकर कुछ और सब्जियां खरीद लाऊंगी। क्या आप दोपहर का भोजन घर पर कर रहे हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अगले कुछ दिनों तक मुझे कुछ कामों में व्यस्त रहना है, इसलिए मुझे खेद है कि मैं कुछ समय के लिए वापस आकर यहाँ नहीं रह पाऊंगी। काम खत्म होने के बाद मैं वापस आऊंगा। जू चाओ ने पूछा, बॉस तांग, क्या आप सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने जा रहे हैं? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मैंने पहले ही छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है, इसलिए मैं सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लूंगा। ये सुनकर जू चाओ समझ गया कि तांग शियू को शायद बहुत महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। उसने सिर हिलाया और कहा, बॉस टैंग, क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकता हूँ? तांग शियू ने कहा, सीधे सीधे बता दो कि क्या बात है। जू चाओ ने कहा, हालांकि मैंने अभी तक स्कूल में रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन स्कूल के अधिकारियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में मेरी मदद की है। मैंने शियू चाओ और अन्य लोगों से सुना है कि मेरी पाठ्यपुस्तकें भी छात्रावास के कमरे में ले जाई गई हैं। क्या आप मेरे पाठ्यपुस्तकों को लाने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं? मैं यहाँ ठीक होने के दौरान यूं ही समय बर्बाद नहीं कर सकता। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी पाठ्यपुस्तकें पहले ही ले आई हूँ, इसलिए आप पहले मेरी वाली पढ़ लीजिए। जब आप वो कुछ किताबें पढ़ लेंगे तो मैं स्कूल जाकर आपकी किताब ले आऊंगा। वो भी ठीक है, जू चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने कांग शिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ कुछ सामान खरीदने चलो, वे बहुत उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, कांग शिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जू चाओ और उनकी पत्नी का अभिवादन किया और फिर तांग शियू के साथ विला हॉल से बाहर निकल गईं। जैसे ही गैराज का बिजली का दरवाजा खुला, दोनों ने बेफिक्री से एक कार निकाली और चले गए। हनी, कितनी खूबसूरत कार है। डू हुआन दरवाजे पर खड़ी थी, उसने जू चाओ की ओर मुड़कर देखा और उसे पुकारा। जू चाओ मुस्कुराई और बोली, मैं भविष्य में तुम्हें एक अच्छी कार भी खरीद कर दूंगी, तुम्हें तो बस शेखी बघारना आता है। डू हुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर बर्तन धोने के लिए रसोई में लौट गई। पूरी सुबह तांग शियू कांग शिया को लेकर बड़ी मात्रा में पीले कागज, सिंदूर, ब्रश और अन्य सामान खरीदने के लिए कई दुकानों पर गई और वहां का सारा स्टॉक खरीद लिया। अंततः कार की डिग्गी भर गई और उन्हें सामान पीछे की सीटों पर रखना पड़ा। बाद में दोनों नाम के विला जिले में पहुंचे। बॉस, ये कहाँ है? कांग शिया ने उत्सुकता से आसपास का जायजा लिया। उसकी नजर अंततः उनके सामने स्थित आलीशान विला पर टिकी और वह उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी। तांग शियू ने कहा, ये दानव शहर में मेरी एक और संपत्ति है, क्योंकि मुझे आगे कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसलिए मैंने इस स्थान को यही निर्धारित करने का निर्णय लिया है। कांग शिया ने आश्चर्य से पूछा, बॉस, आपके पास वास्तव में दानव नगरी में इतनी सारी संपत्तियां हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मेरी चाची ने मुझे कुछ दिए और मेरे पिताजी ने भी मुझे कुछ हासिल करने में मदद की। वैसे भी जिन संपत्तियों के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, उन्हें क्यों न ले लिया जाए। भविष्य में जब आपके पास समय हो और आप फिर कभी दानव शहर आएं, तो उन चाबियों को ले लें और आसपास देखें। आपको जो भी पसंद हो आप वहां से आगे रह सकते हैं। कांग शिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे एक लाडले पालतू जानवर की तरह रखना चाहते हैं। हालांकि अगर आपको शेंग तांग ग्रुप को संभालने के लिए कोई मिल जाए तो मुझे लाड़ प्यार से पाले गए पालतू जानवर की तरह रखना भी ठीक रहेगा। जहां तक मेरी बात है, मैं हर दिन ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाऊंगी, फूल और पौधे उगाऊंगी और फिर खाना बनाना सीखने के लिए कुकिंग क्लास में दाखिला लूंगी। क्या लोग यह नहीं कहते, किसी पुरुष का दिल जीतने के लिए आपको उसका पेट जीतना होगा? मैं भी कर सकता हूँ। रुकना। तांग शियू ने झुंझलाहट से कांग शिया को घूरा, अपना सिर हिलाया और कार के ट्रंक की ओर चल दिया, जिसमें से उसने खरीदी हुई सभी चीजें निकालकर गैराज में रख दी, जो कई वर्ग मीटर में फैला हुआ था। क्योंकि गैराज का दरवाजा सूरज की ओर था और औसत गैराजों की तुलना में लंबा और बड़ा था, इसलिए तांग शियू ने कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए इस जगह को चुना। दोपहर के भोजन के बाद 4 ट्रक धीरे धीरे विला क्षेत्र में दाखिल हुए और विला के गेट के बाहर रुकने के बाद चीनान उन 4 ट्रकों के पीछे खड़ी स्पोर्ट्स कार से बाहर निकल गई। बॉस, मैंने वो सारी सामग्री खरीद ली है जो आप चाहते थे, हालांकि मात्रा थोड़ी अधिक होने के कारण 4 और ट्रक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें फिलहाल लोड किया जा रहा है, चीनान ने तांग शियू के पास आते हुए कहा। तांग शियू ने कहा, पहले मजदूरों से सामान उतरवाओ, 2 ट्रकों के बराबर सामग्री को गैराज में अंदर की तरफ सटाकर रख दें, बाकी 2 ट्रकों को यार्ड में रखा जा सकता है। चीनान सहमत हो गई और उसने अपने साथ आए लगभग 1 दर्जन कुलियों को सामान अंदर ले जाने का निर्देश दिया। फिर वह तांग शियू के पास आए और उत्सुकता से पूछा, मालिक, क्या आप इतनी सारी सामग्री इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप इस विला को मजबूत करना चाहते हैं? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, आपको ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। अध्याय 392 के सभी टिकट बिक चुके हैं। 1500 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। रात हो गई और आखिरकार 8 वाहनों का सामान उतार दिया गया। 2 वाहनों का सामान गैराज में भेज दिया गया, जबकि बाकी सामान आंगन में ढेर कर दिया गया। इस दौरान चीनान को सारा सामान उठाने के लिए दर्जनों कुलियों से संपर्क करना पड़ा। कांग शिया की बात करें तो चूंकि उसकी उड़ान शाम को निर्धारित थी, इसलिए तांग शियू के पास उसे छोड़ने का भी समय नहीं था और वह केवल चीनान से उसे हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए कह सकती थी।
सब कुछ तैयार था। तांग शियू ने एक सिगरेट जलाई और उसे खत्म करने के बाद वह दूसरी मंजिल पर ऊपर गया, स्नान किया, 4-5 घंटे आराम से सोया और फिर उस अध्ययन कक्ष में गया जहाँ पीले कागज और सिंदूर की स्याही रखी हुई थी। कलाकृतियों को निखारने के लिए व्यक्ति में सच्ची लगन होनी चाहिए। तांग शियू ने असली अग्नि मंत्र का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी तारामयी ऊर्जा अधिकतम आधे घंटे तक ही टिक सकती है। असली अग्नि मंत्र का उपयोग करके कलाकृतियों का निर्माण करना असंभव था, इसलिए वह केवल अन्य तरीकों का ही उपयोग कर सकता था, विशेष रूप से ट्रू फायर टेलिस्मैन का, और उसे शोधन प्रक्रिया को पूरा होने तक लगातार जारी रखने के लिए उनकी बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। अगले 2 दिनों तक तांग शियू केवल थोड़ा बहुत खाने के लिए ही बाहर निकला और प्रतिदिन केवल 2 घंटे ही सोया। उसका बाकी सारा समय या तो सच्चे अग्नि तावीज बनाने में या अपनी समाप्त हो चुकी तारामयी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में व्यतीत हुआ। तीसरे दिन की सुबह तक जाकर उसने अंततः 108 सच्चे अग्नि तावीज बना लिए। प्रत्येक ट्रू फायर टेलिस्मैन 2 घंटे तक जल सकता है, यानी कुल 4 घंटे। 108 ट्रू फायर टेलिस्मैन 400 घंटे से अधिक समय तक जल सकते हैं। ये पर्याप्त है। तांग शियू ने सभी ट्रू फायर ताबीज लिए और आंगन में चला गया। उसने देखा कि बान रेस्टोरेंट के 2 कुलीन विशेषज्ञ पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा काम है मेरे लिए इस आंगन की रक्षा करना। चाहे कोई भी आए, मुझे परेशान मत करना। याद रखना, अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे आसानी से चोट मत पहुंचाना। तांग शियू ने चीनान से इन 2 विशेषज्ञों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करने को कहा था। हाँ, बान रेस्टोरेंट के दोनों विशेषज्ञ एक साथ सिर हिलाकर सहमति जताई। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, उसे अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। आखिरकार कलाकृति निर्माण के दौरान उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता था, अन्यथा इससे काम बिगड़ सकता था और बहुमूल्य सामग्री बर्बाद हो सकती थी। अगर साधारण सामग्री होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वह 3 बहुमूल्य वयस्कों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ची नान कहाँ है? बॉस, मैनेजर ची रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तांग शियू ने कहा, उसे भी बुला लो। मैं पहले सोने जा रही हूँ और उठने के बाद उससे मिलूंगी। इस बार तांग शियू पूरे 12 घंटे सोया। गहरी नींद से जागने पर वह तरोताजा महसूस कर रहा था और उसकी क्षीण हो चुकी तारामयी ऊर्जा भी पुनः प्राप्त हो चुकी थी। वह नीचे गया और काफी देर से इंतजार कर रही थी। नान से अपने लिए खाना बनाने को कहा। पेट भर खाने पीने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है कि वे मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं जो करने वाला हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आशा है कि आप यहीं रुककर मेरी व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा करेंगी। ची नान ने उत्साह से कहा, मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर निकलकर गैराज में चले गए। उन्होंने तुरंत गैराज की बत्तियां जला दी और सूरज की ओर खुलने वाला दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हाथ के एक इशारे से उसकी हथेली में मौजूद दानव देवता आत्मा भक्षण पात्र उड़ गया। तांग शियू द्वारा उस पर कई बार हथेली के निशान मारने के बाद उसका आकार बढ़ने लगा और पलक झपकते ही वह 2 मीटर ऊंचा पात्र बन गया। पहले लोहे और तांबे के सार को परिष्कृत करें, फिर साधारण अयस्कों को ढालें। इस समय तांग शियू के लिए स्थानिक वलय को परिष्कृत करने की परियोजना बहुत बड़ी थी। सैकड़ों टन सामग्री को सार तत्व में परिवर्तित करना आवश्यक था। उनका अनुमान था कि वे केवल मुट्ठी भर सार तत्व ही शुद्ध कर सकते हैं, जिसका उपयोग बाद में कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। सच्चा अग्नि ताबीज जल उठेगा। तांग शियू ने एक ट्रू फायर टेलिस्मैन निकाला, उसे कड़ाही की भट्टी में डाला और फिर करीने से तराशे हुए लोहे के ब्लॉक, जिनमें से प्रत्येक का वजन दर्जनों पाउंड था, कड़ाही में फेंकने लगा। क्योंकि उसने दानव देवता आत्मा भक्षण कड़ाही पर पूर्ण महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसने पहले ही इसके भीतर की संरचनाओं को सक्रिय कर दिया था। इस पल जैसे ही ट्रू फायर टेलिस्मैन जलने लगा, अगर कोई दानव देव आत्मा भक्षण कड़ाही में प्रवेश कर पाता तो उसे निश्चित रूप से पता चलता कि उसका आंतरिक भाग अविश्वसनीय रूप से विशाल था, बाहर से दिखने की तुलना में कम से कम 1000 गुना बड़ा। तांग शियू द्वारा लगातार बड़े करीने से तराशे गए लोहे के ब्लॉक, तांबे के ब्लॉक और अन्य सामग्रियां दानव देव आत्मा भक्षण कड़ाही में डाली जा रही थीं। आधा घंटा दानव देवता की आत्मा भक्षण करने वाली कड़ाही को पहले से गर्म किया गया था और उसके अंदर की भट्टी बिजली की तरह चमकती लाल रोशनी की एक परत से ढकी हुई थी। पदार्थ के टुकड़े लगातार धुआं छोड़ने लगे और पिघलने के संकेत भी दिखाने लगे। शूनकिंग प्रांत, स्टार सिटी, शेंग तांग ग्रुप के मुख्यालय में महाप्रबंधक के कार्यालय में कांशिया फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की के सामने बाहें मोड़े खड़ी थी और बाहर के हलचल भरे दृश्य को देख रही थी। उसके पीछे स्कारफेस कियांग और सूक्वान कुछ चिंतित दिख रहे थे। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इमॉर्टल ब्रू की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए वे पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते थे। सूक्वान, बिक्री शुरू होने में कितना समय बचा है? कांशिया ने बिना सिर घुमाए पूछा। सूक्वान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अभी 14 मिनट बाकी हैं। देशभर में विशेष दुकानों के उद्घाटन समारोह का समय लगभग हो चुका है। कांशिया ने चुपचाप सिर हिलाया। वह सचमुच बहुत घबराई हुई थी। आखिर इमॉर्टल ब्रू शेंग तांग ग्रुप का पहला उत्पाद था। यह इस बात से जुड़ा था कि क्या शेंग तांग ग्रुप देश में धूम मचा पाएगा और महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल कर पाएगा। अगर आज का दिन सफल रहा तो उसकी अगली योजना, जो 1 हफ्ते बाद 2 कॉस्मेटिक उत्पाद, स्किन नरिशिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम लॉन्च करने की थी, आगे बढ़ेगी। अगर इन दोनों उत्पादों की बिक्री अच्छी रही तो कंपनी के स्वास्थ्य उत्पाद 1 महीने बाद लॉन्च किए जाएंगे। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह चाहती थी कि साल के उत्तरार्ध में अधिकांश चीनी लोग शेंग तांग समूह या उसके उत्पादों का बार बार जिक्र करें। वह तो ये भी चाहती थी कि जब भी शेंग तांग समूह के उत्पादों का जिक्र हो, हर कोई सहज रूप से थम्स अप करे। समय बीत गया। पलक झपकते ही 20 मिनट बीत गए। कांशिया, स्कारफेस कियांग और सूक्वान चुपचाप खबर का इंतजार कर रहे थे। तभी दुबला पतला एंडी बवंडर की तरह दफ्तर में घुस आया और चिल्लाया, मैनेजर कांग, राजधानी और दानव शहर से खबर आई है। पता चला है कि वहां हमारे विशेष स्टोरों में लगभग सारी बोतलें बिक चुकी हैं। दोनों शहरों में स्थित 4 शाखाओं में कुल 20,400 बोतल अमर शराब का स्टॉक कुछ ही मिनटों में बिक गया। डिंग डोंग। कांशिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी। जब उसने वीचैट खोला और उसे भेजा गया एक वीडियो देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह वीडियो शेंग तांग ग्रुप के एक वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा शूट किया गया था, जिसमें प्रांतीय राजधानी के एक विशेष स्टोर के बाहर का दृश्य दिखाया गया था। भीड़ भाड़ वाला उस विशेष दुकान के प्रवेश द्वार पर भारी भीड़ थी और कई लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर एक कदम भी नहीं रख पा रहे थे। हिट होने का क्या मतलब है?
इस दृश्य को निश्चित रूप से हिट कहा जा सकता है। स्कारफेस कियांग और सू क्वान जल्दी से वीडियो देखने के लिए इकट्ठा हो गए। आमतौर पर वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि कांग शिया का शेंग तांग समूह में पूर्ण अधिकार और मजबूत प्रतिष्ठा थी। लेकिन इस समय उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे जानना चाहते थे कि अमर पे की बिक्री कैसी चल रही है। जबरदस्त। वीडियो देखने के बाद स्कारफेस कियांग ने जोश से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, उस समय मेरा फैसला वाकई बेहद समझदारी भरा था। बॉस के साथ स्टार सिटी जाने से मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। मैनेजर कांग, क्या हमें और उत्पादन लाइनें जोड़नी चाहिए? हमारी वाइनरी अभी हर महीने केवल 10,000 केस ही इमॉर्टल ब्रू का उत्पादन कर सकती है और भविष्य में इसकी कमी हो सकती है। कांग शिया भी इस विचार से प्रभावित हुई, लेकिन तांग शियू की भूख मिटाने वाली मार्केटिंग योजना के बारे में सोचकर उसने अंततः अपनी इच्छा को दबा लिया और सिर हिलाते हुए कहा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे शेंग तांग समूह ने शुरुआती चरणों में बहुत अधिक पूंजी निवेश कर दी है। आइए पहले गति धीमी करें, स्थिरता लाएं और जब पूंजी का एक बड़ा हिस्सा वसूल हो जाए तब हम उत्पादन बढ़ाने के बारे में बात कर सकते हैं। स्कारफेस कियांग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर बोला, चूंकि मैनेजर कांग ने यह फैसला कर लिया है तो चलिए आपकी बात मानते हैं। सू क्वान की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैनेजर कांग, चूंकि हमारे पास इमॉर्टल ब्रू की कमी है, मुझे लगता है कि पूंजी की भरपाई होते ही हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आखिर इमॉर्टल ब्रू एक मादक पेय है जो अत्यधिक उपभोग की वस्तु है। इसके अलावा हमने पहले एक चीज पर ध्यान नहीं दिया था जिसे इस बार शामिल किया जाना चाहिए। कांग शिया ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? सू क्वान ने कहा, विपणन रणनीतियों के अपने हालिया स्व अध्ययन के माध्यम से मैंने पाया है कि व्यापारियों और सरकार के बीच जटिल संबंध हैं। यदि आधिकारिक हलकों में कुछ प्रभावशाली लोग जिन्हें हम नाराज नहीं कर सकते, विशेष संपर्कों के माध्यम से कुछ इमॉर्टल ब्रू प्राप्त करना चाहते हैं और यदि हम इनकार करते हैं तो ये हमारे समूह के संचालन को प्रभावित कर सकता है। कांग शिया दंग रह गई, फिर अचानक उसे याद आया और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर आपने याद न दिलाया होता तो मैं इसे जोड़ना भूल जाती। हम ये करेंगे, आप तुरंत कारखाने लौटें और 1000 डिब्बे अमर पे का भंडार कर लें। भले ही देश भर के विशेष स्टोरों में इसकी भारी कमी हो, फिर भी इन 1000 डिब्बों को भेजा नहीं जा सकता। सू क्वान ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर कर देता हूँ। अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने झट से कहा, मैनेजर कांग, क्या हमें कुछ पैसे राजधानी भेज देने चाहिए? उदाहरण के लिए बॉस के परिवार को। कांग शिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, मैं इसे खुद संभाल लूंगी, आप आगे बढ़िए। अच्छा। सू क्वान मुस्कुराते हुए तेजी से ऑफिस से निकल गया। स्कारफेस कियांग वहीं रुका रहा। वह अभी भी अन्य शहरों के विशेष स्टोरों से बिक्री रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। उसे सुखद आश्चर्य हुआ जब आधे घंटे बाद सभी शहरों के सभी विशेष स्टोरों ने रिपोर्ट दी। उनके स्टोरों में मौजूद सभी अमर पे बिक चुके थे और अनगिनत लोग अभी भी स्टोरों के बाहर खरीदने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। कई लोग तो विशेष स्टोरों को अग्रिम भुगतान भी करना चाहते थे ताकि अगली खेप आने पर उन्हें तुरंत उनका ऑर्डर मिल जाए। सभी अनुरोध अस्वीकार करें। कांग शिया ने निर्देश जारी किया। स्कारफेस कियांग का लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कांग शिया की ओर देखा और कहा, मैनेजर कांग, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? यदि नहीं तो मुझे वाइनरी में जाकर निगरानी करनी होगी। कांग शिया मुस्कुराई और बोली, स्कारफेस कियांग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बॉस ने मुझे बताया कि अगर हमारी इमॉर्टल ब्रू की बिक्री अच्छी शुरू होती है तो तुम्हें इनाम मिलेगा। इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। शेयर लाभांश के बारे में हम साल के अंत में बात करेंगे। स्कारफेस कियांग की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मैनेजर कांग। कृपया बड़े बॉस को मेरा आभार व्यक्त कर दीजिएगा। कांग शिया ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो आप वापस जा सकते हैं। हो सकता है कि बॉस कुछ दिनों में हमारे लिए एक जश्न का भोज आयोजित करने के लिए वापस आएं, इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ तैयारियां कर लें। ठीक है। स्कारफेस कियांग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अध्याय 393 सफल शोधन नाम के विला जिले के गैराज में गर्मी की लहरें उठ रही थीं और आग की लपटें भड़क रही थीं। बिना कमीज पहने और पसीने से तरबतर तांग शियू ने यंत्रवत रूप से सामग्री के टुकड़े दानव देवता की आत्मा भक्षण करने वाली कड़ाही में फेंके। उनकी दिव्य इंद्रियों की निगरानी में परिष्कृत लोहे, तांबे के सार, अयस्क और अन्य सामग्रियों का प्रत्येक टुकड़ा कड़ाही में डाले जाने के बाद कुछ ही सांसों में पेस्ट में पिघल जाता था और फिर उच्च तापमान के कारण वाष्पित हो जाता था, जिससे केवल बाल के एक रेशे के आकार का सार ही शेष रह जाता था। वाह, बढ़िया कड़ाही। तांग शियू के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटी। उसे इस बात का भी पूरा भरोसा था कि अगर अमर लोक में रहते हुए उसके पास ये दानव देवता आत्मा भक्षण करने वाला कड़ाहा होता तो कलाकृतियों या गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी दक्षता कई गुना बढ़ जाती। परिष्कृत उत्पादों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ होता। चीनान, उनसे कहो कि वे सामान को गैराज में ले जाएं। ठीक है। जैसे ही बिजली का दरवाजा खुला, बाहर इंतजार कर रही चीनान को भीषण गर्मी की लहरों के कारण कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसके खूबसूरत चेहरे पर भी सदमे के भाव दिखाई दे रहे थे। बॉस, इतनी गर्मी में क्या आप वहां लंबे समय तक रह सकते हैं? हालांकि चीनान तांग शियू की क्षमताओं को जानती थी, लेकिन गर्मी सहन करके गैराज में प्रवेश करने के बाद वह ये पूछे बिना नहीं रह सकी। चीनान ने इसे महसूस किया। कड़ाही के अंदर के तापमान को छोड़ दें तो अकेले गैराज का तापमान ही शायद 50 या 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। यहाँ तक कि जो लाइटें पहले अंदर जल रही थीं, वे भी अप्रत्याशित रूप से बुझ गईं, जो स्पष्ट रूप से उच्च तापमान के कारण वायरिंग में आए खराबी की वजह से हुआ था। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस थोड़ी सी गर्मी से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। समय बर्बाद न करें, लोगों को बाहर से सारा सामान अंदर लाने के लिए कहें। यदि कार्यभार अधिक है तो आप और अधिक लोगों को बुला सकते हैं। चीनान ने कहा, बॉस, आपने मुझे वाकई बहुत काम दिया है, मैं कुछ और लोगों को बुला लूंगा। लेकिन क्या इस कड़ाही में इतनी सारी सामग्री समा सकती है? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहले भी एक गाड़ी भरकर सामान भेजा गया था और क्या वह भी वैसे ही गायब नहीं हो गया? ठीक है, आपको जिन चीजों की चिंता करनी चाहिए उनकी चिंता करें और जिन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए उनके बारे में ज्यादा न बोलें। हाँ। चीनान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आदरपूर्वक सिर हिलाया। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 6 दिन गुजर गए। इन 6 दिनों के दौरान तांग शियू ने मुश्किल से ही कुछ खाया, पिया या सोया। वह लगातार दानव देवता आत्मा भक्षण कड़ाही में परिष्कृत की जा रही सामग्रियों की निगरानी करता रहा। अंततः खरीदी गई सभी साधारण सामग्री का उपयोग हो गया और दानव देवता की
आत्मा को भक्षण करने वाले कड़ाहे से परिष्कृत सार केवल एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का रह गया। अगर वे जल्द नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं और उसकी निगाहें गैराज के बाहर की ओर टिकी हुई थीं। हालांकि बाहर रात के आसमान के नीचे बान रेस्टोरेंट के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख सदस्य जमीन पर लकवाग्रस्त होकर बैठे थे और सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। थका हुआ वे लगभग 1 दर्जन लोग इतने थके हुए थे कि वे एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहते थे। चीनान, मैंने तुम्हें पहले जो संपर्क जानकारी दी थी उसका उपयोग करके उन्हें फिर से कॉल करो। उन्हें कहो कि वे जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। तांग शियू ने गराज के दरवाजे के बाहर चीनान को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। ठीक है। कुछ मिनट बाद चीनान ने फोन किया और पता चला कि स्टार सिटी से आ रहा ट्रक विला क्षेत्र के बाहर पहुंच चुका है, इसलिए चीनान जितनी जल्दी हो सके ट्रक को लेकर आया। इसे थोड़ा खिसकाओ। जब तांग शियू ने रैंच को देखा तो उसने बिना किसी झिझक के तुरंत आवाज लगाई। रैंच तांग शियू को दोबारा देखकर स्पष्ट रूप से उत्साहित था, लेकिन मौजूदा हालात के कारण वह केवल अपने उत्साह को दबा सका। जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर से कई 100 पाउंड के स्काई सैंडस्टोन के टुकड़े बाहर निकाले। बॉस, मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए? रैंच ने भीषण तापमान सहन किया और पूछा। तांग शियू ने कहा, बस इसे जमीन पर रख दो। आपका काम पूरा हो गया है और आप बिल्कुल समय पर पहुंचे। जारी रखें, चूंकि आप मैजिक सिटी में हैं तो 2 दिन का भरपूर आनंद लें और फिर अपने कामों में लग जाएं। रैंच ने कहा, बॉस, मुझे अभी भी आपको कुछ बातें बतानी हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपके काम खत्म होने तक इंतजार करूं और फिर मैं आपको रिपोर्ट कर दूं? तांग शियू ने सिर हिलाया और रैंच को जाते हुए देखकर उसने बिना किसी झिझक के कई 100 पाउंड के आकाश बलुआ पत्थर के टुकड़े दानव देवता की आत्मा को भक्षण करने वाले कड़ाहे में फेंक दिए। 2 घंटे बाद तांग शियू का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया। गैराज का बिजली का दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया, जमीन से विंटर ग्लो स्टोन और शैटेड स्टार स्टोन को उठाया और उन्हें डेमन गॉड सोल डेवोरिंग कड़ाही में फेंक दिया। उसी समय पवन नियंत्रण कला का प्रदर्शन करते हुए वह अपने पैर की उंगलियों से शून्य पर कदम रखता था और लगातार अपने हाथों से हथेली के निशान बनाता रहता था। हथेली के निशानों से आकृतियां बन गईं। वे आकृतियां शून्य में प्रवाहित होती रहीं, आपस में जुड़ती गईं और कड़ाही के अंदर मौजूद सामग्रियों पर अंकित होती गईं। फिर स्टार सिटी के निर्माण पैटर्न ने परिष्कृत सार से एक बहुत ही मजबूत दमनकारी आभा उत्सर्जित करवाए। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। चीनान और उसके साथ मौजूद 1 दर्जन बलवान पुरुष अचानक इस घुटन भरी आभा को महसूस करते ही विला के बाहर की ओर दौड़ पड़े। विला से दर्जनों मीटर दूर पीछे हटकर रुकने से पहले उनके चेहरे अनिश्चित थे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मैनेजर ची, क्या चल रहा है? एक बलवान व्यक्ति ने जल्दबाजी में पूछा। चीनान ने गहरी आवाज में कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। बॉस ने पहले ही निर्देश दिया था कि आप में से कोई भी उसके द्वारा यहाँ किए गए कामों के बारे में किसी को न बताए। बस ऐसा दिखावा करो कि पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बलवान व्यक्ति ने सिर हिलाया। चीनान विला के आंगन के बाहर खड़ी थी, मुख्य द्वार से अंदर की ओर देख रही थी और जिस बात ने उसकी आंखों में चमक ला दी वह ये थी कि शक्तिशाली दमनकारी आभा भी तांग शियू को बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं कर पाई थी। वह बहुत उत्सुक थी कि उसका बॉस कितना शक्तिशाली है और उसके पास कितने रहस्यमय और अथाह तरीके हैं। तांग शियू दानव देवता की आत्मा भक्षण करने वाली कड़ाही के सामने हवा में खड़ा था। जैसे ही सितारों की शक्ति से बने हथेली के निशानों के सभी पैटर्न मुट्ठी के आकार के पदार्थ पर अंकित हो गए, उनका चेहरा असाधारण रूप से गंभीर हो गया। बिजली की तेजी से हरकत करते हुए वह गैराज के कोने की ओर दौड़ा, जहां उसने जो रिफ्ट स्टोन रखा था वह अब मजबूती से उसके हाथ में था। अंतरिक्ष की अंगूठी को परिष्कृत करने के लिए रिफ्ट स्टोन की आवश्यकता होती है। यहाँ कई सामग्रियां हैं, इसलिए मैं एक खंजर भी बना सकता हूँ। तांग शियू के दिमाग में विचारों की दौड़ चल रही थी और परिष्कृत सार धीरे धीरे उसके मन में बनी छवि के अनुसार आकार बदलने लगा। जल्द ही जब कटार का आकार पूरी तरह से बन गया तो तांग शियू ने एक बार फिर हथेली के निशान बनाने के विभिन्न पैटर्न में प्रहार किया। संक्षिप्त करें, धीमी आवाज में चिल्लाते हुए तांग शियू ने उंगली से इशारा किया और तुरंत ही गहरे रक्त के निशानों और पीठ पर बने तराजू के पैटर्न वाली कटार ठोस रूप में प्रकट हो गई। और जैसे ही तांग शियू की दिव्य चेतना उस पर छा गई, जैसे ही वह दानव देवता आत्मा भक्षण कड़ाही से निकला, एक कांपती हुई ध्वनि गूंजी और फिर वह चुपचाप तांग शियू के सामने तैरने लगा। पफ, तांग शियू की उंगली तलवार से कट गई और जैसे ही खून खंजर में समा गया, तांग शियू को तुरंत इस तेज खंजर के साथ रक्त बंधन का अनुभव हुआ। वह इसे अपनी उंगली के एक इशारे से भी उतनी ही आसानी से नियंत्रित कर सकता था जितनी आसानी से वह अपनी बाह को हिला सकता था। रिफ्ट स्टोन, तांग शियू ने उस खंजर को, जिसका नाम उसने रक्त पीने वाला रखा था, एक तरफ रख दिया और पूरी एकाग्रता के साथ रिफ्ट स्टोन को दानव देवता की आत्मा भक्षण करने वाली कड़ाही में फेंक दिया। जैसे जैसे वह बार बार हथेली के निशान बनाता गया, भौतिक सार का शेष भाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। रिफ्ट स्टोन के पिघलकर उसमें समाहित हो जाने के बाद तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत अपने हाथ फैला दिए। 1 विचार, 3 नियंत्रण। इस समय उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। अमर लोक से पृथ्वी पर लौटने के बाद यह उनका पहला वास्तविक कलाकृति परिष्करण कार्य था और यह उनकी कल्पना से भी अधिक कठिन था। उसकी नंगी मांसपेशियां कांप रही थीं और नसें और टेंडन उभरी हुई थीं। उसके दांतियान के अंदर घूमते हुए ब्लैक होल से निकलने वाली तारा शक्ति अंततः रुक गई। विस्तार करो, मेरे लिए खोलो। तांग शियू के हथेली के निशान लगातार पड़ते रहे और भौतिक सार के 3 अलग अलग पिंडों में विलीन हो गए। उसकी गति तेजी से बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके हाथ और भुजाएं नग्न आंखों से अदृश्य हो गईं और दानव देवता की आत्मा भक्षण करने वाली कड़ाही से निकलने वाली दमनकारी आभा और भी प्रबल होती चली गई। यहाँ तक कि अंत में चीनान और बाहर मौजूद अन्य लोग 100 से अधिक कदम पीछे हट गए। तब जाकर उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और इस विला के पास रहने वाले निवासी, जो घुटन भरे माहौल के कारण अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर थे, बाहर भागे और दूर से ये सब देखने लगे। कुछ अधिक साहसी और हटे कट्टे आदमी चीनान और अन्य लोगों के पास पहुंचने में कामयाब रहे और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दरार, जिस प्रकार तांग शियू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और केवल 3 अंतरिक्ष विलियों के आंतरिक स्थान को, जिन्हें वह एक साथ परिष्कृत कर रहा था, कुछ ही दर्जन वर्ग मीटर तक विस्तारित करने में सफल रहा, वह उन्हें इससे आगे विस्तारित नहीं कर सका। तांग शियू की आंखों में एक निर्मम भाव कौंध गया। उसने बिजली खींची और उधार ली और अंत में अंतरिक्ष के छल्लों के अंदर के स्थान को 1 और गुना बढ़ा दिया।
तुरंत बाद उसके नियंत्रण में 2 अंतरिक्ष वलय दानव देवता आत्मा भक्षण कड़ाही से बाहर निकाल लिए गए और फिर उसकी सारी मानसिक शक्ति दानव देवता आत्मा भक्षण कड़ाही के अंदर मौजूद अंतिम अंतरिक्ष वलय पर केंद्रित कर दी गई। तांग शियू की दिव्य चेतना ने उस अंतरिक्ष वलय को घेर लिया और उसके मन में विचारों की गड़गड़ाहट दौड़ गई। मेरी साधना का स्तर बहुत कम है और मैं जो मंत्रों का जाप कर सकता हूँ वे भी बहुत कम हैं। यहाँ तक कि मेरी दैवीय चेतना को 3 भागों में बांटने और अंतरिक्ष वलयों के अंदर के स्थान को 1 गुना तक बढ़ाने के लिए बिजली उधार लेने के बावजूद अब उनका आकार केवल 20 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक है। बहुत छोटा, सचमुच बहुत छोटा। अब जब मैं पूरी लगन से इसे परिष्कृत कर रहा हूँ तो मुझे अंदर की जगह को दोगुना करने में सक्षम होना चाहिए और जिन मंत्रों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ उनमें से एक है 4 प्रतीकों की रक्षा करने वाली सरणी। हालांकि किसी अंतरिक्ष वलय के भीतर 4 प्रतीकों की रक्षा करने वाली सरणी को उकेरना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, फिर भी यह अंतरिक्ष वलय के भीतर के स्थान को काफी हद तक विस्तारित कर सकता है। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं और परिणाम देखते हैं। कुछ सोचने के बाद तांग शियू ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अंतरिक्ष वलय के अंदर 4 प्रतीकों की रक्षा करने वाली सरणी को उकेरना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। अंततः जब उसकी मानसिक शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी तब भी वह बड़ी मुश्किल से इसे सफलतापूर्वक उकेरने में कामयाब रहा। हो गया। तांग शियू का चेहरा हल्का पीला पड़ गया था और जैसे ही पसीने की बूंदें उसके माथे से लुढ़कने लगीं उसने तुरंत अपने हाथ हिला दिए। जैसे ही कड़ाही का ढक्कन खुला अंतरिक्ष वलय अंदर से बाहर निकल आया और चुपचाप उसके सामने तैरने लगा। मैं परिष्करण में लगभग असफल हो गया था। सौभाग्यवश कुछ दिन पहले मेरी साधना में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और मेरी दैवीय चेतना भी कई गुना बढ़ गई। अन्यथा एक साथ 3 अंतरिक्ष श्रृंगों को परिष्कृत करने की बात तो दूर, मेरे सामने इस एक को परिष्कृत करना भी शायद मेरे लिए काफी मुश्किल होता। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर स्पेस रिंग को पकड़ लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह इस स्पेस रिंग के आंतरिक स्थान से काफी संतुष्ट था। आखिरकार इसका क्षेत्रफल पूरे 100 वर्ग मीटर था जो कई चीजों को रखने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा जैसे जैसे भविष्य में उसकी साधना का स्तर बढ़ेगा वह इस स्पेस रिंग को फिर से परिष्कृत कर सकेगा और इसके आंतरिक स्थान का लगातार विस्तार किया जा सकेगा। बुझाओ। तांग शियू के हाथ के इशारे से ही जलता हुआ ट्रू फायर टेलिस्मान स्वतः बुझ गया और तीव्र उच्च तापमान तेजी से कम हो गया। जिंग ये खुद को सचमुच बूढ़ा महसूस करता है। हर बार जब वह 2 दिनों तक खुद पर जोर डालता है तो उसका शरीर थक जाता है, मानो वह गंभीर रूप से बीमार हो। फिलहाल वह प्रतिदिन 2 अपडेट देने की गारंटी देंगे, सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। एक बार ठीक हो जाने के बाद वह मासिक पास के लिए अतिरिक्त अध्यायों को एक एक करके पूरा करेगा। अध्याय 394 महान लाभ। अस्त व्यस्त गैराज के अंदर तांग शियू ने रक्त पहचान अनुष्ठान किया, स्थानिक वलय को अपने शरीर में समाहित कर लिया और फिर गैराज से बाहर निकल गया। असल में उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किसी चीज को परिष्कृत करने से इतना हंगामा मच जाएगा, लेकिन जब वह विला के आंगन से बाहर आया और उसने देखा कि निवासी 3 परतों में उसे घेरे हुए हैं, साथ ही चीनान और 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के 1 दर्जन प्रमुख सदस्य भी मौजूद हैं, तो उसका दिल एक कड़वी मुस्कान से भर गया। चीनान, इधर आओ। तांग शियू आंगन के बाहर खड़ी थी और लगभग 100 मीटर दूर मौजूद चीनान को हाथ हिला रही थी। चीनान की आंखें चमक उठीं। विला से निकलने वाले दबाव को गायब होते हुए महसूस करते हुए उसने तुरंत 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के 1 दर्जन मुख्य सदस्यों को इशारा किया और फिर तांग शियू की ओर दौड़ पड़ी। बॉस, क्या सब खत्म हो गया? चीनान ने जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ पूछा। तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब खत्म हो गया है, लेकिन मैंने शायद काफी हलचल मचा दी, है ना? चीनान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आसपास के 1 दर्जन विलाओं के निवासियों को उस दमनकारी वातावरण के कारण बहुत दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों ने पहले ही इसकी शिकायत कर दी है और हम उन्हें रोक नहीं सके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुलिस ज्यादा से ज्यादा कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी। तांग शियू ने कहा, मैं समझ गया, मैं इसे संभालने का जिम्मा आप पर छोड़ता हूँ। मैं पहले निकल जाऊंगा। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद इस विला को बेचने में मेरी मदद करना याद रखना। चीनान ने आदरपूर्वक कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तांग शियू मुड़ा और आंगन में चला गया। उसने लापरवाही से अपनी जैकेट उठाई। इसे पहनने के बाद उसने पूछा, इन दिनों जब मैं व्यस्त था कोई महत्वपूर्ण कॉल तो नहीं आई होगी, है ना? चीनान ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन किया था और बताया कि वह मैजिक सिटी पहुंच गई है और इस समय स्टार ब्लू विला क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति कांग ने कई बार फोन करके आपकी स्थिति के बारे में पूछा। उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं आपको बता दूं कि इमॉर्टल ब्रू का कारोबार खूब फल फूल रहा है और वितरित किया गया सारा माल बिक चुका है। क्योंकि उसके पास आपका निर्णय नहीं था, इसलिए उसने निजी तौर पर आदेश स्वीकार करने का साहस नहीं किया। और हाँ, लॉन्ग चेंग्यू नाम का एक व्यक्ति भी आपको ढूंढ रहा था और कह रहा था कि उसे आपसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। तांग शियू ने अपनी कार की चाबियां पकड़ी, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और चीनान द्वारा उसे दिया गया फोन ले लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं जल्द ही उनसे संपर्क करूंगा। उसने इंजन चालू कर दिया और फिर गाड़ी चलाकर चले गए। जल्द ही तांग शियू ने भारी लाभ के साथ विला क्षेत्र छोड़ दिया। कार के लाइटर से सिगरेट जलाने के बाद उसने 2 कश लिए, जिससे उसकी अत्यधिक तनावपूर्ण भावनाएं कुछ हद तक शांत हुई। उसने लॉन्ग चेंग्यू का नंबर डायल किया और साथ ही अपना ब्लूटूथ हेडसेट भी लगा लिया। आपको मेरी जरूरत किस लिए है? फोन पर लॉन्ग चेंग्यू की आवाज आई। तांग शियू, आखिरकार मुझे तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए मिलने की कोशिश कर रहा था। तांग शियू ने कहा, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। लॉन्ग चेंग्यू ने कहा, आप हांगकांग के बारे में जानते हैं, है ना? वहाँ कई फेंगशुई विशेषज्ञ हैं जो भौगोलिक फेंगशुई में निपुण हैं, निवास और दफन स्थलों दोनों के बारे में जानकार हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ ड्रैगन वेन्स जैसी चीजें भी हैं। खैर, जब मैं हांगकांग से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ अप्रत्याशित रूप से एक फेंगशुई विशेषज्ञ से मुलाकात हुई। उन्हें पता चला कि आपके 9 ड्रैगन्स आइलैंड का पुनर्विकास किया जा रहा है और उन्होंने फेंगशुई में मदद करने की उम्मीद जताई। आप क्या सोचते हैं, क्या मुझे उसे 9 ड्रैगन्स आइलैंड पर आमंत्रित करना चाहिए? फेंगशुई गुरु तांग शियू की आंखों में एक ठंडी चमक पौंधी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। 9 ड्रैगन्स आइलैंड का पुनर्विकास मेरे द्वारा पहले से तैयार की गई वास्तु योजनाओं के अनुरूप ही होना चाहिए, जिसमें जरा सा भी बदलाव न किया जाए। हम दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप किसी भी फेंगशुई विशेषज्ञ की बात सुनते हैं और मेरे डिजाइन का पालन नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ तोड़कर फिर से बना
दूंगा। लॉन्ग जेंग्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह इतना गंभीर है? आखिरकार वह फेंग शुई के विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है कि आपको उनकी राय सुननी चाहिए। शायद। तांग शियू ने लॉन्ग जेंग्यू की बात काटते हुए गहरी आवाज में कहा, कोई शायद वाली बात नहीं है, मुझसे किसी भी दुर्घटना के बारे में बात मत करो। आप निर्माण क्षेत्र में हैं। यदि आप किसी परियोजना के दौरान मनमाने ढंग से डिजाइन बदलते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। लॉन्ग जेंग्यू, अगर आपको लगता है कि आपका लॉन्ग परिवार 9 ड्रैगन्स आइलैंड पुनर्विकास परियोजना को गिराने और फिर से बनाने का खर्च वहन कर सकता है तो आप कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू के लहजे में गंभीरता सुनी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं व्यर्थ ही दयालुता दिखा रहा था। चूंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसे भूल जाइए। मैं उस फेंग शुई विशेषज्ञ को भगाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। तांग शियू अभी भी थोड़ा असहज था और उसने दोहराया, लॉन्ग जेंग्यू, तुम वास्तुकला डिजाइन में मेरी क्षमता जानते हो। मैं आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगा, निर्माण के दौरान थोड़ा सा भी बदलाव पूरे डिजाइन के प्रभाव को प्रभावित करेगा। और मैंने 9 ड्रैगन्स आइलैंड को 2 अरब से अधिक में खरीदा है और मैं इसके पुनर्विकास में 1 या 200 अरब का निवेश करूंगा। चूंकि मैंने ये जिम्मेदारी आपको सौंपी है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। लॉन्ग जेंग्यू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, चिंता मत करो। ओह, आप स्टार सिटी कब लौट रहे हैं? मैं कुछ और दिनों के लिए 9 ड्रैगन्स आइलैंड पर रुकूंगा, फिर मुझे स्टार सिटी वापस जाना चाहिए। तांग शियू ने कहा, अगर मैं स्टार सिटी वापस लौटता हूँ तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। उसने फोन काट दिया। तांग शियू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फेंग शुई गुरु, ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक था? अगर फेंग शुई की बात करें तो इस दुनिया में उनसे ज्यादा कुशल कौन हो सकता था? 9 ड्रैगन्स आइलैंड पुनर्विकास परियोजना, जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से व्यवस्थित किया था और जिसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाने में काफी मेहनत की थी, बिल्कुल सही थी। वह कभी भी किसी को बिना अनुमति के इसमें बदलाव करने की इजाजत नहीं देता था, यहाँ तक कि लॉन्ग जेंग्यू को भी नहीं। इसके बाद तांग शियू ने कांग शिया के मोबाइल नंबर पर डायल किया। उसके जवाब देने के बाद तांग शियू मुस्कुराया और बोला, अमर पे लॉन्च हो चुका है ना? मैंने सुना है कि कारोबार खूब फल फूल रहा है और वितरित की गई सारी इमॉर्टल ब्रू बिक चुकी है। कांग शिया मुस्कुराई, बॉस, मुझे लगा था कि आपको इमॉर्टल ब्रू की बिक्री की चिंता नहीं है। जी हाँ, हमने देशभर के प्रमुख शहरों में जितनी भी इमॉर्टल ब्रू वितरित की वह खुलने के कुछ ही समय बाद बिक गई। अब माल की दूसरी खेप देश भर के प्रमुख शहरों में स्थित विशेष दुकानों की ओर रवाना हो चुकी है और यह कल तक पहुंच जानी चाहिए। तांग शियू मुस्कुराया और पूछा, काफी पूंजी वसूल हो गई है ना? कांग शिया ने खुशी से कहा, वित्त विभाग की गणना के अनुसार हमारे पहले बैच के इमॉर्टल ब्रू से शुद्ध लाभ पहले ही 2.76 बिलियन युआन तक पहुंच चुका है। हालांकि भेजी गई इमॉर्टल ब्रू की दूसरी खेप की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, फिर भी इससे 1 अरब युआन से अधिक का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत अच्छा, इतना बड़ा मुनाफा जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा। मुझे स्किन नरिशिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम के बारे में बताएं। ये दोनों कॉस्मेटिक्स पहले ही लॉन्च हो चुके हैं और बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, है ना? कांग शिया ने कहा, स्किन नरिशिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं और हमारे इमॉर्टल ब्रू की लोकप्रियता के कारण इनकी अच्छी खासी बिक्री हुई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का असर दिखने में समय लगता है। बस कुछ और दिन इंतजार कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिनों बाद हमारे उत्पाद खरीदने वाले ग्राहक निश्चित रूप से हमें उनका व्यापक प्रचार करने में मदद करेंगे। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, अच्छी शराब को झाड़ी की जरूरत नहीं होती। अब वीचैट मोमेंट्स जैसे जादुई टूल की मदद से अच्छी बातें साझा करना आसान हो गया है। ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। मैं स्टार सिटी लौटने के लिए समय निकालूंगा और फिर आप सभी के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करूंगा। कांग शिया मुस्कुराई और बोली, हम सभी अधिकारी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, जैसे तारे चांद का इंतजार करते हैं। मुझे पता है, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सीधे फोन काट दिया। हालांकि इमॉर्टल ब्रू से होने वाला मुनाफा उनकी उम्मीद से कहीं अधिक था, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आ गई थी, शराब बनाने की फैक्ट्री में उत्पादन लाइनें बहुत कम थीं। अब तक बिका इमॉर्टल ब्रू संभवतः पिछले कुछ महीनों से भंडारित मात्रा का अधिकांश हिस्सा था। इस बार वह 2 से 3 अरब कमा सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि इतनी बड़ी बिक्री शायद हर 6 महीने से 1 साल में एक बार ही हो सकती है। सामान्य तौर पर यह अभी भी दीर्घकालिक स्थिर संचालन का मामला होगा। जहां तक त्वचा को पोषण देने वाली ओस और निशान हटाने वाली क्रीम की बात है तो उन्हें और भी कम चिंता करने की जरूरत थी। वैश्विक सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में मौजूद उत्पादों की तुलना में स्किन नरिशिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम तुरंत उन्हें पीछे छोड़ सकती है। आखिरकार ये बात फैल जाएगी और एक दिन ये दोनों कॉस्मेटिक्स दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांड बन सकते हैं। चाहे इन दोनों कॉस्मेटिक उत्पादों की मौजूदा बिक्री कीमत दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांडों से कम नहीं थी। स्टार ब्लू विला क्षेत्र। तांग शियू के वापस आने के बाद जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसने देखा कि डू हुआन अंदर कपड़े धो रही थी और उसके बगल में उसकी माँ सू लिंग्यू बैठी थी। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? तांग शियू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और पूछा। सू लिंग्यू ने तांग शियू को देखा। उसका चेहरा पहले तो खुशी से चमक उठा, लेकिन फिर उसका थका हुआ चेहरा और मैला कुचैला रूप देखकर उसका दिल दुख से भर गया और वह तुरंत उसके पास जाकर बोली, यह वह छोटी सी चीज है जो तुमने बनाई थी। इसने नानशान कस्बे में हमारे घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इससे मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसने अपने पंजों से तुम्हारे पिताजी के पैर में 2 गहरे घाव कर दिए। इसलिए मैं इसे स्वयं आपके पास लाने आया हूँ। छोटी सी बात। तांग शियू स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे वह खूंखार जानवर याद आ गया जिसे उसने अपने घर में पनाह दी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने मन ही मन में एक आदेश भेज दिया। वूश, बिजली की गति से एक आकृति पल भर में तांग शियू के सामने प्रकट हुई और इससे पहले कि तांग शियू तैयार हो पाता, वह उसकी बाहों में कूद पड़ी। छोटी बच्ची, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए? तुम्हें लोगों को चोट पहुंचाने के लिए किसने कहा? तांग शियू ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसके सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए उसे डांटा। बिल्ली और तेंदुए से मिलते जुलते उस छोटे से जीव ने तुरंत ही चापलूसी भरा भाव दिखाया, कुछ बार चहचहाया और धीमी आवाज में बोला, फिर सू लिंग्यू की ओर देखा, मानो कह रहा हो, मैं उसकी रक्षा कर रहा था। तांग शियू अचंभित होकर हंसा, उसके सिर पर थपथपाया और बोला, याद रखना, अब से अगर मेरी अनुमति के बिना तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा एक स्वादिष्ट बर्तन पका दूंगा। वह छोटा प्राणी अपना सिर सिकोड़कर शांत हो गया। तांग शियू ने सु लिंग्यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप सब मिल चुके हैं ना? सु लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम सब मिल चुके हैं। ये दोनों बच्चे अच्छे हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग साथ रह रहे हैं ताकि आप एक दूसरे का ख्याल रख सकें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ये अस्त व्यस्त शक्ल सूरत क्यों है? और आप सैन्य प्रशिक्षण में क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? तांग शियू ने मन ही मन कड़वी मुस्कान बिखेरी। वह इस समय सच नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने किसी तरह काम चलाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना ली और कहा, माँ, जैसा कि आप जानती हैं, मेरी कंपनी के उत्पाद पहले ही लॉन्च हो चुके हैं और मुझे चीजों की देखरेख के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। साथ ही सैन्य प्रशिक्षण से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसमें भाग लेता हूँ या नहीं। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और सफलतापूर्वक अपना विश्वविद्यालय डिप्लोमा प्राप्त करूंगा। मेरी शक्ल सूरत की बात करें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं शहर से बाहर से जल्दबाजी में लौटा था, धूल से सना हुआ, थका हुआ, भूखा और असहज महसूस कर रहा था। अध्याय 395 सम्राट के निकट होने का भय। इस संसार में एक प्रकार का प्रेम है, विशाल और निस्वार्थ, लोगों के बीच एक प्रकार का स्नेह है, गंभीर और पवित्र। ये हमें सपने देखने और उनके प्रति आसक्ति रखने के लिए प्रेरित करता है, ये हमें जीवन भर के लिए प्रसन्न रखता है। यह एक साधारण माँ का प्यार है। सु लिंग्यू ने बड़ी मेहनत से तांग शियू का पालन पोषण किया था और यह कहा जा सकता है कि तांग शियू उसकी आंखों का तारा था। तांग शियू को थका हुआ, भूखा और असहज महसूस करते हुए सुनकर उसने तुरंत अपनी सारी चिंताएं भुला दी और घबराकर उठ खड़ी हुई और बोली, शियू, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान बनाती हूँ। खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। आपको धन्यवाद माँ, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर डू हुआन को सिर हिलाकर इशारा किया और विला में प्रवेश करते हुए तेजी से दूसरी मंजिल के शयन कक्ष की ओर चल दिए। उन्होंने अलमारी से नए कपड़े चुने, उन्हें लेकर बाथरूम में गए और गर्म पानी से आराम से स्नान किया। तरोताजा होने के बाद ही वे अध्ययन कक्ष में गए। अध्ययन में वहाँ कई बेहद कीमती वस्तुएं थीं। शुरू में तांग शियू को थोड़ी चिंता थी कि जब उसने जू चाओ और डू हुआन के 3 सदस्यीय परिवार को अपने अध्ययन कक्ष में रहने के लिए आमंत्रित किया था तो कहीं वे वहाँ रखी वस्तुओं को न छू लें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे सचमुच दयालु और ईमानदार थे, क्योंकि उन्होंने अंदर रखी किसी भी चीज को नहीं छुआ था। इकट्ठा करना। तांग शियू के हाथ के इशारे से ही अध्ययन कक्ष में मौजूद सभी कीमती वस्तुएं ऊपर तैरने लगीं और तुरंत ही उसकी स्थानिक अंगूठी के अंदर समाहित हो गईं। विंटर ग्लो स्टोन और स्टार शार्ड स्टोन के कुछ टुकड़े अभी भी बचे हैं। हालांकि रिफ्ट स्टोन लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए भविष्य में स्थानिक अंगूठियां बनाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन सेलेस्टियल सैंडस्टोन अभी भी काफी मात्रा में है, इसलिए अगर मैं बाद में कलाकृतियों को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कीमती सामग्रियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अगले कुछ दिनों में स्टार सिटी लौटने की योजना बनाई ताकि नानझा टाउन में अपने अध्ययन कक्ष में रखी सभी मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ हेजी के पुराने जिले में स्थित कोल्ड स्टोरेज में रखी सामग्री को भी इकट्ठा कर उन्हें अपने स्थानिक वलय में रख सके। इसके बाद तांग शियू ने रात के खाने के दौरान अपनी मां से बातचीत की और अगली सुबह जल्दी स्टार सिटी लौटने का फैसला किया। इसलिए तांग शियू ने हवाई अड्डे पर निजी जेट के कप्तान को सीधे सूचित किया। उन्होंने कांग शिया को भी स्टार सिटी लौटने का अनुमानित समय बताया। लगभग 10 दिनों की व्यस्तता ने तांग शियू को बहुत थका दिया था, इसलिए वह दिन से रात तक और फिर रात से सुबह तक लगातार सोता रहा, 30 घंटे से अधिक की नींद। हालांकि जब वह जागा तो उसके पूरे शरीर में ताजगी का अद्भुत एहसास हुआ। स्टार सिटी हवाई अड्डा। बेज रंग की लंबी ड्रेस, कॉफी रंग की बनियान और बेसबॉल कैप पहने कांग शिया ऊंची एड़ी के जूते पहनकर हवाई अड्डे के निकास द्वार के बाहर खड़ी थी और अंदर से लगातार बाहर निकल रहे लोगों के प्रवाह को निहार रही थी। कार की चाबियां पकड़े, होठों पर मुस्कान लिए सुकवान उसके पीछे एक खंभे से टिककर खड़ा था। उसकी नजरें कभी कभी कांग शिया के चेहरे पर पड़ती थीं। एक चतुर व्यक्ति होने के नाते वह कांग शिया की भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, लेकिन महाप्रबंधक की भावनाओं को समझने के कारण ही वह तांग शियू की और भी अधिक प्रशंसा करता था। मैनेजर कांग, तांग शियू के आने में अभी भी 16 मिनट बाकी हैं, हम जल्दी आ गए हैं। कांग शिया ने सिर घुमाकर सुकवान को घूरा और गुस्से से बोली, मुझे पहले से ही पता है। क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है? क्या तुमने स्किन नरिशिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम के प्रमोशन की योजना बना ली है? अगर नहीं तो जल्दी करो और बना लो। सुकवान ने घबराकर अपनी आंखें हैरानी से चौड़ी कर लीं और चारों ओर इशारा करते हुए पूछा, मैनेजर कांग, क्या आपका मतलब है आप चाहते हैं कि मैं यहाँ प्रमोशन प्लान बनाऊं? कांग शिया ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम इसे यहाँ नहीं कर सकते? अगर नहीं तो बाहर पार्किंग में जाकर इंतजार करो। ठीक है, मैं करूंगा। सुकवान ने मन ही मन आंखें घुमाई। पार्किंग में वापस जाने में उसे आलस आ रहा था, इसलिए उसने सीधे अपना स्मार्टफोन निकाला और व्यस्त होने का नाटक करते हुए उससे खेलने लगा। उसे समझ आ गया था, जब तक वह ज्यादा बात नहीं करेगा, चाहे वह व्यस्त होने का नाटक ही क्यों न कर रहा हो, कांग शिया शायद उसे डांटेगी नहीं। समय बीत गया। लगभग आधे घंटे बाद तांग शियू को बाहर आते देख कांग शिया की आंखें आखिरकार चमक उठीं। हालांकि उसके चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव इसलिए आया क्योंकि तांग शियू की मां सु लिंग्यू वास्तव में उसके साथ लौट आई थीं। मैनेजर कांग, आंटी शैतान शहर कब गईं? सुकवान ने भी इस समय तांग शियू और सु लिंग्यू को देखा और आश्चर्य से पूछा। कांग शिया ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं किससे पूछूं? याद रखना, बाद में ज्यादा मत बोलना। अगर तुम बोलना ही चाहो तो मेरे लिए कुछ अच्छी बात कह देना। सुकवान ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कांग शिया ने उन्हें संतुष्टि भरी नजर से देखा और फिर आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। बॉस, मुझे पता था कि आप इस समय लौट रहे हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आंटी डेविल सिटी जाकर आपके साथ वापस आएंगी। आंटी, आपकी यात्रा बहुत थका देने वाली रही होगी, है ना? सु लिंग्यू ने कांग शिया को पहचान लिया और जान गई कि वह उसके बेटे की कंपनी की महाप्रबंधक है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियू एयर आपको हमें लेने के लिए खुद भेजेगी। ये लड़का बहुत शरारती है। आप पहले से ही काफी व्यस्त हैं। कांग शिया मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इसका बॉस से कोई लेना देना नहीं है। सु लिंग्यू की आंखें चमक उठीं। उसने बड़ी उत्सुकता से देखा कि कांग शिया ने अपने बेटे पर चुपके से नजर डालने के बाद उसके चेहरे पर कितनी कोमलता झलक रही थी।
ये स्पष्ट रूप से एक प्रेम में डूबी लड़की का भाव था जो अपने प्रिय को देख रही हो। सू लिंग्यू ने आगे बढ़कर कांग शिया का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कांग शिया, उसका बचाव करना बंद करो। तुम और शियू एर कैसे रहते हो ये तुम्हारा निजी मामला है। वैसे भी मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, अगर भविष्य में वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो बस आकर मुझे बता देना, मैं उससे निपट लूंगी। कांग शिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। सू लिंग्यू की ओर से इस तरह की आत्मीयता पहली बार देखने को मिली थी और सबसे खुशी की बात यह थी कि आंटी सू के शब्दों में कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ था, है ना? आंटी, आप निश्चिंत रहें, अगर वह मुझे परेशान करेगा तो मैं आपसे जरूर शिकायत करूंगी, और अगर उसने कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो मैं आपको चुपके से बता भी दूंगी। कांग शिया समझदार थी और तुरंत ही मीठी आवाज में बोली, मानो उसके मुंह पर शहद लगा हो। सू लिंग्यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए सू क्वान की ओर देखा और तुरंत कहा, क्वानजी, तुम भी यहाँ क्यों हो? सू क्वान मुस्कुराई और बोली, लिंग्यू आंटी, मैं अब शेंग तांग ग्रुप में काम कर रही हूँ। सू लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि आप हमें लेने भी आएंगे। चलिए चलते हैं, मैंने आज सुबह ज्यादा कुछ नहीं खाया था और अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है। ठीक है चाची, चलिए चलते हैं। कांग शिया ने झट से सू लिंग्यू का हाथ थाम लिया और स्नेहपूर्वक कहा। नानझा कस्बा। जब समूह यहाँ लौटा तो कांग शिया और सू क्वान ने जाने का इरादा किया, लेकिन सू लिंग्यू ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। विला के बैठक कक्ष में तांग युंडे ने कांग शिया और सू क्वान से कुछ देर बात की, फिर तांग शियू को दूसरी मंजिल के एक कमरे में बुलाया। शियू, अब जब मैंने आखिरकार तुम्हें देख ही लिया है तो क्या तुम मुझे ग्वांगयांग प्रांत और फुगांग प्रांत की स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकती हो? बाद में जो लोग सामने आए वे आखिर कौन थे? तांग युंडे अपनी छड़ी के सहारे सोफे पर बैठते हुए खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। तांग शियू ने कहा, पहले मुझे आपकी चोटों की जांच करने दीजिए। तांग युंडे ने तांग शियू का हाथ झटक दिया, सिर हिलाया और कहा, मेरी चोटों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये लगभग 10 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, हड्डियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। और हाँ, बात मत बदलो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे हमेशा थोड़ी बेचैनी रहेगी। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे बढ़कर तांग युंडे के सामने बैठते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, किसी और को मत बताना, मेरी माँ या मेरे दादाजी को भी नहीं। ठीक है, तांग युंडे ने बिना किसी झिझक के कहा। तांग शियू ने कहा, दरअसल वे लोग 100 फीस्ट रेस्टोरेंट से हैं। 100 फीस्ट रेस्टोरेंट किस तरह का संगठन है? यह एक संप्रदाय की तरह है, प्राचीन काल के मार्शल आर्ट संप्रदायों की तरह, जिसमें अनगिनत शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक और तकनीकी क्षमताओं में भी निपुण हैं। संक्षेप में, वे बहुत शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह हैं जिनमें से किसी एक को भी अगर भेजा जाए तो वह भारी हलचल मचा सकता है। तांग युंडे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 100 फीस्ट रेस्टोरेंट से आपका क्या संबंध है? मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है। तांग शियू ने कहा, मुझे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का मालिक माना जाता है। तांग युंडे दंग रह गया, फिर उसने आंखें घुमाईं और हंसते हुए बड़बड़ाया, मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ। 100 फीस्ट रेस्टोरेंट एक मार्शल आर्ट संप्रदाय की तरह है और इसमें अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं, तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी खूबी या क्षमता है कि तुम 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के मालिक बन सको? गंभीरता से बताओ, मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सचमुच 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का मालिक कैसे बना, ये कहानी बहुत जटिल है, इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा। संक्षेप में, भविष्य में अगर आप 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के किसी भी व्यक्ति से मिलें तो उन्हें अपने ही लोगों की तरह समझें। तांग परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी की एक प्रति मैं बाद में 100 फीस्ट रेस्टोरेंट को दे दूंगा। तांग युंडे ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या 100 फीस्ट रेस्टोरेंट भरोसेमंद है? क्या उन पर सचमुच 100% भरोसा किया जा सकता है? तांग शियू ने कहा, 100% तो नहीं, लेकिन 80 से 90% तक। इसलिए तांग परिवार की सबसे अहम बातें और मेरे सबसे गुप्त मामले भी छिपाए जा सकते हैं, लेकिन तांग परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी उन्हें बतानी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई बड़ी गलतफहमी न हो और परेशानी न खड़ी हो जाए। ये सच है। तांग युंडे ने सिर हिलाया। तांग शियू ने कहा, ओह, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चूंकि अब आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा है, तो क्या अब आपके लिए कुछ बड़ा करने का समय नहीं आ गया है? मैंने सुना है कि आप एक समय सेना में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, एक बहुत ही शक्तिशाली विशेषज्ञ। तांग युंडे ने उलझन में पूछा, क्या महत्वपूर्ण बात है? तांग शियू ने कहा, और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? पैसा कमाना, अपनी शक्ति का निर्माण करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। तुम अभी इतने युवा हो तो यूं ही खाली बैठे नहीं रह सकते और बुढ़ापे में मेरे सहारे की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? तांग युंडे अनजाने में हंस पड़ा और बोला, क्या मैं नहीं कर सकता? तांग शियू ने आंखें घुमाते हुए कहा, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनना मेरे लिए ठीक है, लेकिन तब तो तुम सचमुच चल भी नहीं पाओगे। अभी तुम जवान हो, 40-50 की उम्र में भी तुम अपनी जवानी के चरम पर हो। और पैसे कमाओ, कमाते रहो और भविष्य में अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करो। प्रतिभा निखारने की इच्छा हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तांग युंडे ने अजीबोगरीब ढंग से कहा, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास कोई भरोसेमंद अधीनस्थ नहीं है, इसलिए अभी तुम्हें कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पहले भरोसेमंद सलाहकारों का एक समूह तैयार करना चाहिए और फिर मैं भविष्य में प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह तैयार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम आगे क्या करना चाहते हो ये तो तुम्हें ही तय करना है। अध्याय 396 यान एर जागृत होती है। तांग युंडे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोड़ो भी, चूंकि तुम कुछ कहना नहीं चाहते तो मैं पूछूंगा भी नहीं। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ गंभीर काम करूंगा, तब तक मैं तुम्हें सचमुच दूसरी पीढ़ी का अमीर बना दूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जीवन में दूसरी पीढ़ी का अमीर बनूं? मुझे डर है कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तांग युंडे की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे नीचा दिखा रहे हो? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक साल में कितना कमा सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप की इमॉर्टल ब्रू ने सिर्फ 2 बैच बिकने के बाद कितना शुद्ध लाभ कमाया है? कितना? तांग युंडे को सच में पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि इमॉर्टल ब्रू आजकल बेहद लोकप्रिय है और कांग शिया ने खुद 10 डिब्बे भेजे थे।
उसने उन्हें खोलकर चखा था और उनका स्वाद सचमुच दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब जैसा था। तांग शियू ने 4 उंगलियां उठाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगभग 4 अरब। मैं शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूँ। फुफकार। तांग युंडे अचानक उठ खड़ा हुआ, लेकिन पैर में दर्द के कारण उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह वापस सोफे पर गिर पड़ा। उसका दुबला पतला चेहरा अब सदमे से भरा हुआ था और उसने अविश्वास से तांग शियू की ओर देखते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि इमॉर्टल ब्रू ने बिक्री शुरू होने के बाद से ही 4 अरब कमा लिए हैं? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर कांगशिया ने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। अभी वापस आते समय जब कांगशिया ने मुझे ये बताया तो मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। साथ ही मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप का दूसरा उत्पाद कॉस्मेटिक्स भी लॉन्च हो चुका है। कांगशिया ने मुझे बताया कि दोनों कॉस्मेटिक्स की बिक्री प्रतिदिन दोगुनी हो रही है और थोड़े ही समय में मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप का मुनाफा 100 मिलियन के करीब पहुंच गया है। खांसी। तांग युंडे की सांस फूल रही थी और उसे कई बार खांसी आए। उन्हें पता था कि उनके बेटे के नेतृत्व वाली मैग्निफिसेंट टैंग ग्रुप अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि पहले इसका विकास सुचारू रूप से हुआ था और इमॉर्टल ब्रू के बाजार में आने के बाद इसके बेहतरीन स्वाद के कारण इसकी बिक्री और भी अच्छी होने की संभावना थी। लेकिन उन्होंने इमॉर्टल ब्रू के मुनाफे के इतने अधिक होने की कभी उम्मीद नहीं की थी और कॉस्मेटिक्स में भी अपार संभावनाएं दिखाई दे रही थीं। अगर वह अपनी पूरी मेहनत भी करे और अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दे तो भी शायद वह अपने बेटे के मैग्निफिसेंट टैंग ग्रुप की बराबरी नहीं कर पाएगा, है ना? तांग युंडे के दिल में जो सदमा था वह धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी जगह बेबसी का भाव आ गया। उसने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सब कहते हैं कि यह पिताजी के संपर्कों का जमाना है, लेकिन हमारे परिवार ने इसे उलट दिया है और अब ये बेटे के संपर्कों वाला परिवार बन गया है। ठीक है, अगर आप दूसरी पीढ़ी के अमीर नहीं बन सकते तो पहली पीढ़ी के अमीर बनिए या फिर तीसरी पीढ़ी के अधिकारी। तांग शियू के होंठों पर मुस्कान आ गई। पिताजी, आप जानते हैं कि आपका बेटा अब काफी मजबूत हो गया है ना? ठीक है, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो मैं पहले नीचे जाता हूँ। हालांकि मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप का प्रबंधन कांगशिया कर रहे हैं, फिर भी कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। तांग युंडे ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। कांगशिया चाहे कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, वह फिर भी एक बाहरी व्यक्ति है। जब तक आप उसे तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, रुको, हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे। उनके बोलने के बाद तांग शियू कमरे से तेजी से बाहर निकला। हालांकि वह सीधे नीचे नहीं गया बल्कि अध्ययन कक्ष में चला गया। अध्ययन कक्ष में रखी चीजों को देखकर उसके चेहरे पर तुरंत संतोष का भाव आ गया। जाहिर है उसके माता पिता को मु किंगपिन के साथ हुए उसके पहले के समझौते के बारे में पता था कि अध्ययन कक्ष में रखी किसी भी चीज को कोई छू नहीं सकता, इसलिए अंदर का सारा सामान पहले जैसा ही था। तोड़ना। तांग शियू ने कुछ मिनटों तक पहले से स्थापित किए गए छोटे छोटे ढांचों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, फिर सभी कीमती वस्तुओं को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। फिर वह नीचे चला गया। अपनी माँ और कांगशिया को रसोई में व्यस्त देखकर, जहां 2 आयाएं उनकी मदद कर रही थीं, तांग शियू मुस्कुराया और सू क्वान की ओर चल पड़ा, जो बैठक के सोफे पर बैठा ऊपर टीवी देख रहा था। क्वाजी, भाई बहन अब कैसे हैं? तांग शियू चलकर पास आई और बैठ गई, मुस्कुराते हुए पूछने लगी। सू क्वान मुस्कुराया, वह अभी भी वैसा ही है, ईमानदार और सीधा सादा, परिस्थितियों के अनुसार ढलना नहीं जानता। वह वाइनरी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि निदेशक दाई उसकी बहुत सराहना करते हैं, उसके भरोसेमंद चरित्र पर विश्वास करते हैं और उसे सुरक्षा दल के उप कप्तान के पद पर पदोन्नत कर चुके हैं। तांग शियू मुस्कुराई, हम सभी भाई बहन के स्वभाव को जानते हैं और शायद भविष्य में वह इसे बदल नहीं पाएंगे, लेकिन यह अच्छी बात है। कुछ समय बाद मैं उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिलवा दूंगी। भविष्य में वाइनरी की सुरक्षा टीम के उप कप्तान होने की बात तो छोड़िए, उन्हें मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप के मुख्य सुरक्षा कप्तान बनने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सू क्वान ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप एक सुरक्षा टीम बनाने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मेरी यही मंशा है। आखिरकार एक बड़े परिवार और एक बड़े व्यवसाय को भविष्य में सुरक्षा के लिए लोगों की जरूरत होगी। सू क्वान ने सिर हिलाकर कहा, आप सही कह रहे हैं। अफसोस की बात है कि मेरा व्यक्तित्व सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, वरना मैं घुटकर मर जाता। तांग शियू मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा व्यक्तित्व बिक्री और प्रबंधन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि बेटा, अगर तुम भविष्य में काबिल बन जाओ तो तुम मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप को छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते। सू क्वान की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, तांग शियू, हम भाई हैं जो साथ पले बड़े हैं, नंगे बदन घूमते फिरते रहे हैं। तुम मुझे स्टार सिटी लाए और मेरी किस्मत बदल दी। मैं ऐसे निर्दयी काम नहीं करूंगा। इसके अलावा मेरी वर्तमान आय और लाभ मुझे पहले से ही बहुत खुश कर रहे हैं। भविष्य में मैं जितना आगे बढ़ूंगा, मेरी आय और लाभ उतने ही अधिक होंगे। सोने की थाली न चाहकर अकेले संघर्ष करने के लिए भाग जाना, क्या यह मूर्खता नहीं है? तांग शियू मुस्कुराया और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एलसीडी टीवी स्क्रीन पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, मानो उसके दिल में बिजली सी दौड़ गई हो, जिससे वह उछल पड़ा। वह तुरंत एलसीडी टीवी की ओर भागा और उसकी निगाहें उस पर चल रहे एक विज्ञापन पर टिक गईं। अंतिम संस्कार का हीरा, 100 पुनर्जन्मों की एक उत्कृष्ट कृति जो शाश्वत प्रेम के परिपूर्ण स्वरूप का सृजन करती है। आप इसके हकदार हैं। हम 1 अक्टूबर को मोडू ग्लोरी नीलामी में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर कोमल प्रकाश से जगमगाता एक निर्मल हीरा स्वप्निल और चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा था। हीरे के चारों ओर ज़ैड की 9 पत्तियां एक अनोखी हीरे की अंगूठी का रूप दे रही थीं। तांग शियू, क्या हुआ? सू क्वान ने तांग शियू के असामान्य व्यवहार को देखा और उत्सुकता से पूछा। तांग शियू की आंखें उत्साह से चमक उठीं, उसकी मुठ्ठियां कसकर भींच गईं। इस समय उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं और उसकी हृदय गति सामान्य से कई गुना अधिक हो गई। पहले तो जब उसने इस हीरे की अंगूठी को देखा तो उसे केवल ये जानी पहचानी सी लगी, लेकिन पल भर में ही उसे अचानक एहसास हुआ कि इस अंगूठी पर बनी 9 ज़ैड पत्तियों का पैटर्न एक पौधे से बेहद मिलता जुलता है। दानव बोधी आत्मा वापसी घास से। बिल्कुल सही, यह डिजाइन पूरी तरह से दानव बोधी आत्मा वापसी घास पर आधारित है। इस हीरे की अंगूठी को बनाने वाले व्यक्ति को ढूंढो, उसके पास दानव बोधी आत्मा वापसी घास के बारे में जानकारी अवश्य होगी। तांग शियू ने अचानक अपना सिर घुमाया और सू क्वान की ओर देखते हुए पूछा, अभी टीवी पर जो नीलामी दिखाई गई थी उसका नाम क्या
था। सुक्वान ने कहा, मोडू ग्लोरी ऑक्शन। तांग शियू तुरंत रसोई की ओर दौड़ी और चिल्लाते हुए बोली, माँ, मुझे एक जरूरी काम है और मुझे मोदू वापस जाना है। मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगी। कांगशिया, जरूरी काम निपटाते ही मैं तुरंत वापस आकर आप सबके लिए एक जश्न का आयोजन करूंगी। लेकिन मेरे लौटने से पहले आप लोग इसका आयोजन कर लीजिए। सु लिंग्यू ने चम्मच पकड़े हुए हैरानी भरे भाव से पूछा, शियूर, क्या हम अभी अभी मोदू से वापस नहीं आए थे? तुम फिर से मोदू क्यों जा रही हो? तांग शियू ने गंभीरता से कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसे तुरंत निपटाने की जरूरत है। सु लिंग्यू ने कहा, बच्चे, चाहे काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, तुम्हें कम से कम पहले खाना तो खा लेना चाहिए। तांग शियू ने हाथ हिलाया और बाहर जाते हुए कहा, समय नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। कांगशिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर तेजी से उसके पीछे दौड़ी। जब तक वह तांग शियू के पास पहुंची, तब तक वह स्टार सिटी में खड़ी अपनी लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी में बैठ चुका था। बॉस, आप मोदू जा रहे हैं। आप लगभग कब तक वापस आएंगे? अगर आप जश्न में शामिल नहीं हुए तो भले ही हमारा मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप जश्न मनाए, वह उतना धूमधाम से नहीं होगा। हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप के कई अधिकारी आपसे मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग शिया ने कार की खिड़की से बाहर खड़े होकर कहा। तांग शियू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे ठीक से पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। फोन पर संपर्क में रहना। ठीक है। कांग शिया ने थोड़ी निराशा के साथ चुपचाप सिर हिलाया। जैसे ही कार नानशा शहर से निकलकर हवाई अड्डे की ओर बढ़ी, तांग शियू ने निजी जेट के पायलट को फोन किया और उसे मोदू लौटने की सूचना दी। जिंगमिन द्वीप 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के मुख्यालय की 7वीं मंजिल पर स्थित पानी के भीतर बना शानदार पैगोडा। 7वीं मंजिल पर चारों ओर एक ठंडी आभा छाई हुई थी। हल्की नीली रोशनी बिखेरते बर्फ के बिस्तर पर गुयान एयर की पलकें 2 बार फड़फड़ाईं। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, उसके शरीर से एक विशेष आभा का प्रवाह हुआ। पल भर में उससे भी अधिक ठंडी आभा चारों दिशाओं में फैल गई। इस बार मैं कितने समय से कोमा में हूँ? गुयान एयर धीरे धीरे बर्फ के बिस्तर से उठी और अपनी पतली कोमल उंगलियों से अपने माथे को हल्के से सहलाने लगी। उसके अद्वितीय सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी कड़वाहट झलक रही थी, जो दुनिया के सभी पुरुषों को मोहित करने के लिए काफी थी। वूश, 7वीं मंजिल पर अचानक एक प्रेत जैसी आकृति प्रकट हुई। गुयान एयर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और देखा कि जी चिमेई बर्फ के बिस्तर के ठीक सामने घुटनों के बल बैठे हैं। उसने धीरे से कहा, बूढ़े जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आपको हर बार मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। दरअसल जब से आप गुरु को खोजने के लिए मेरे साथ पृथ्वी पर आए हैं, मैं आपको अपना सबसे करीबी मानती हूँ। जी चिमेई की आंखों में एक धुंध छा गई और उनका वृद्ध चेहरा उत्साह से भर गया। उन्होंने ऊपर देखकर कहा, गुरुजी, हमें पूज्यवर मिल गए हैं। गुयान एयर दंग रह गई। पलक झपकते ही उसकी सफेद पोशाक लहराई और वह हवा में तैरती हुई जी चिमेई के सामने आ गई। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत जी चिमेई को भी उसके बराबर ऊंचाई तक खींच लिया। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जी चिमेई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपका अधीनस्थ बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है। दरअसल शियाओजू ने पूज्यवर को ढूंढा था और पूज्यवर कई बार यहाँ आ चुके हैं और कई मौकों पर लंबे समय तक आपके साथ रहे हैं। गुयान एयर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, वह कहाँ है? मेरे गुरु, वह अब कहाँ हैं? जी चिमेई ने कहा, वह मोदू में होंगे। कुछ दिन पहले पूज्यवर ने मुझे उनके लिए कुछ काम करने के लिए मोदू जाने को कहा था और मैंने उन्हें मोदू में देखा था। और अध्याय 397 चिंतित और व्यथित मासिक टिकटों की तलाश में गुयान एयर ने जल्दबाजी में पूछा, और क्या? जी चिमेई ने कहा, मैं पूज्यवर की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि पूज्यवर की साधना का स्तर बहुत ही कम हो गया है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से पूज्यवर की शक्ति में भी अविश्वसनीय रूप से तेजी से वृद्धि हुई है। कुछ महीने पहले जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से लेकर जब मैंने उन्हें फिर से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते देखा, तब तक उनकी शक्ति 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। गुयान एयर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से साफ आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। हजारों वर्षों की तड़प, अटूट लगन ने उसे अब तक संभाले रखा था। अपने गुरु को पूरी तरह विदा होने से पहले एक बार फिर देख पाना, भले ही एक पल के लिए ही सही, उसे लगा कि यह सब कुछ सार्थक है। मुझे उसके पास ले चलो। गुयान एयर ने अपना हाथ हिलाया और जैसे ही जी चिमेई के पैर जमीन पर पड़े, वह 7वीं मंजिल पर स्थित पैगोडा के द्वार पर प्रकट हो गई। हालांकि जैसे ही वह उत्कृष्ट पैगोडा की पहली मंजिल पर पहुंची, उसकी भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव दिखाई दिया। जी चिमेई भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही गुयान एयर के बगल में प्रकट हो गया। उसकी आकृति ने पहले ही पहली मंजिल के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। बूढ़े जी, आप क्या कर रहे हैं? गुयान एयर का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गहरी आवाज में पूछा। जी चिमेई ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, आप उत्कृष्ट पैगोडा नहीं छोड़ सकते। अगर 10 साल पहले की बात होती और आप जाने की जिद करते तो मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन अब आपकी शारीरिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आप जा ही नहीं सकते। वरना मैं गारंटी देता हूं कि दानव राजधानी पहुंचने से पहले ही और पूज्य गुरु से मिलने से पहले ही आप फिर से कोमा में चले जाएंगे। गुयान एयर का चेहरा बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि जल्दबाजी में वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गई थी। वह वाकई अपने गुरु से मिलने के लिए बेताब थी, हजारों वर्षों की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए बेताब थी, लेकिन वह अपनी इस बेताबी को दोबारा बेहोश होने का कारण नहीं बनने दे सकती थी। बूढ़े जी, मैं जी चिमेई ने गहरी आवाज में कहा, गुरुजी, मैं तुरंत पूज्यवर से संपर्क करने के लिए बाहर जाती हूँ। हम अभी फोन कर सकते हैं और पूज्यवर बहुत जल्द आ जाएंगे। गुयान एयर ने पूछा, इस बार जागने पर मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, पिछली बार से भी ज्यादा ऊर्जावान। अपनी स्थिति के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं लगभग 3 दिन तक ठीक रह सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि गुरुजी, क्या आपको लगता है कि वह 3 दिन में ठीक हो जाएंगे? जी चिमेई ने बिना किसी झिझक के कहा, वह जरूर आ सकते हैं। परिवहन व्यवस्था अब बहुत विकसित हो चुकी है और पूज्यवर ने तो आपसे जल्दी मिलने के लिए एक निजी जेट भी किराए पर लिया है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप जाग गए हैं, वे तुरंत निजी जेट से उड़ान भरेंगे। गुयान एयर ने धीरे से सिर हिलाया, जी चिमेई का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, बूढ़े जी, मुझे गुरुजी के बारे में और बताइए, आपको जो कुछ भी पता है, शुरू से सब कुछ। मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। जी चिमेई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे बाहर जाकर पूज्यवर से संपर्क करना होगा और फिर हम 7वीं मंजिल पर वापस आएंगे और मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता है। हम चलो वापस चलते हैं। गुयान एयर ने धीरे से सिर हिलाया।
स्टार सिटी के नानझा कस्बे के पास सड़क पर फोन पर बातचीत खत्म करने के तुरंत बाद तांग शियू को जी चिमेई का फोन आया। हालांकि वह हीरे की अंगूठी और दानवी बोधी आत्मा वापसी घास के बीच किसी विशेष संबंध का पता लगाने के लिए दानव राजधानी वापस जाने को बेताब था, फिर भी उसने फोन का जवाब दिया। जी चिमेई, तुम्हें मेरी जरूरत किस लिए है? आदरणीय गुरुजी जाग उठे हैं। जाग गई? तुमने क्या कहा? यान वो जाग गई है। तांग शियू का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, बाल बाल बचते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। हाँ मास्टर, आपसे तुरंत मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब है और वह एक्सक्विजिट पैगोडा से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए। जी चिमेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं अभी हवाई अड्डे के लिए निकल रही हूँ, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी। यान एयर से कहना कि वह सुनिश्चित करे कि वह आराम करने के लिए उत्कृष्ट पैगोडा में ही रहे। उससे कहना कि वह मेरा इंतजार करे। हाँ, जी चिमेई ने आदरपूर्वक कहा। तांग शियू ने फोन काट दिया, कार स्टार्ट की और फिर से प्राइवेट जेट के पायलट को फोन करके कहा कि वह दानव राजधानी के लिए नहीं बल्कि जिंगमिन द्वीप के लिए उड़ान का अनुरोध करे। हालांकि पायलट को तांग शियू की योजना में बदलाव के बारे में जिज्ञासा हुई, फिर भी उसने तांग शियू के निर्देशों का पालन किया। आधे घंटे से भी अधिक समय बाद तांग शियू गाड़ी चलाकर हवाई अड्डे पहुंचे। विमान में चढ़ते ही अधेड़ उम्र के पायलट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा, श्रीमान तांग, मैंने स्टार सिटी हवाई अड्डे पर मौजूद अधिकारियों से पहले ही संपर्क कर लिया है। समय की कमी के कारण अभी उड़ानें सीमित हैं। अगर हमें उड़ान भरनी है तो शायद हमें 2.5 घंटे बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, क्या हम कुछ संपर्कों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अधेड़ उम्र के पायलट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, स्टार सिटी में हमारे कोई संपर्क नहीं है। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, लॉन्ग हानवेन का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से जवाब आने पर पूछा, अंकल लॉन्ग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या स्टार सिटी एयरपोर्ट पर आपका कोई जान पहचान वाला है? मेरे कुछ संपर्क हैं। आपको क्या करना होगा? फोन से लॉन्ग हानवेन की आवाज आए। तांग शियू ने कहा, मैंने अपने दोस्त से जो प्राइवेट जेट उधार लिया था वह स्टार सिटी एयरपोर्ट पर खड़ा है। मुझे जिंगमिन द्वीप जाना है, लेकिन रूट के लिए आवेदन करने में कुछ समस्या आ रही है। मुझे उड़ान भरने से पहले 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अंकल लॉन्ग, अगर आपके किसी जान पहचान वाले हैं तो क्या आप मेरी किसी से संपर्क कराने में मदद कर सकते हैं? लॉन्ग हानवेन ने कहा, ठीक है, मेरे फोन का इंतजार करो। कुछ मिनट बाद लॉन्ग हानवेन का फोन आया। तांग शियू ने फोन उठाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पुराने दोस्त ने मुझे बताया है कि मौजूदा रूट पहले से ही तय है और अगर बिना अनुमति के उनमें कोई बदलाव किया गया तो 7-8 विमानों में देरी हो जाएगी। आप थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं कर लेते? तांग शियू ने कहा, अंकल लॉन्ग, मैं समझ गया, मेरा मामला थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं कोई दूसरा तरीका सोच लूंगा। ठीक है, लॉन्ग हानवेन ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। तांग शियू ने अपना फोन कुछ देर तक चुपचाप पकड़े रखा, फिर अचानक उसे किसी का नाम याद आया और उसने तुरंत उसका नंबर डायल कर दिया। मैं कहती हूँ भतीजे, तुम अपनी चाची को बहुत कम ही फोन करते हो। आज क्या हुआ? अचानक मुझे फोन करने का ख्याल क्यों आया? तांग मिन की आवाज फोन से आई। तांग शियू ने जल्दबाजी में कहा, चाची, क्या आपके प्रभाव या संपर्कों से स्टार सिटी हवाई अड्डे पर कोई असर पड़ सकता है? मुझे एक अत्यावश्यक काम है। तांग मिन 2 सेकंड तक चुप रही, फिर उसने गंभीरता से कहा, अगर यह बहुत गंभीर मामला है तो मेरे पास एक उपाय है। तांग शियू ने कहा, तो कृपया उनसे संपर्क करने में मेरी मदद करें। मैं पायलट से अपने निजी विमान का मॉडल पता करवा लूंगी। मुझे स्टार सिटी हवाई अड्डे से जिंगमिन द्वीप तक जितनी जल्दी हो सके उड़ान भरनी है। ठीक है। तांग मिन और अधेड़ उम्र के पायलट ने कुछ देर फोन पर बात की। जल्द ही अधेड़ उम्र के पायलट को हवाई अड्डे पर एक प्रभावशाली नेता का फोन आया। दूसरी तरफ से तुरंत कहा गया, श्री वांग, आप वाकई कमाल के हैं। इतने कम समय में मुझे कई फोन आ चुके हैं। अभी जिसने फोन किया था वो शाही राजधानी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। छोड़ो भी, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आप निश्चित रूप से उड़ान भर लेंगे। क्या ये ठीक है? अधेड़ उम्र के पायलट ने तांग शियू की ओर एक नजर डाली और मन ही मन थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि वह जानता था कि तांग शियू ने कुछ फोन किए थे और यह भी जानता था कि उसने आखिरी बार अपनी चाची को फोन किया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू की चाची का इतना प्रभाव होगा कि स्टार सिटी हवाई अड्डे के उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी अपने उड़ान मार्गों में बदलाव करना पड़ेगा। श्रीमान तांग, आधे घंटे के भीतर अधेड़ उम्र के पायलट ने माइक्रोफोन को ढक लिया और तांग शियू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। इसके बाद अधेड़ उम्र के पायलट ने फोन पर कहा, धन्यवाद लीडर। कोई बात नहीं। शाही राजधानी में एक सरकारी इमारत में तांग मिन ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में सोच विचार का भाव झलक रहा था। वह तांग शियू की जिंगमिन द्वीप जाने की जल्दबाजी को लेकर उत्सुक थी। हालांकि उसका अपने भतीजे से ज्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन उसके कई कामों से वह जानती थी कि तांग शियू एक शांत स्वभाव का युवक था जो कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करता था। 2.5 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटे के इस समय के अंतर ने उसे बेचैन कर दिया, यहाँ तक कि उसे उससे मदद भी मांगनी पड़ी। उसे जरूर कोई बेहद महत्वपूर्ण मामला सुलझाना पड़ा होगा। तुरंत तांग मिन ने अपनी डेस्क पर रखा लैंडलाइन फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। पिताजी, तांग शियू ने अभी मुझे फोन किया था और मुझसे मदद मांगी है। शाही राजधानी में तांग परिवार के पैतृक घर में तांग गुशेंग कागज और कलम से लिख और चित्र बना रहे थे, साथ ही कुछ बातों पर विचार भी कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी बेटी का फोन आया और उसकी बात सुनकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा। तांग गुशेंग ने फोन रखने के बाद फिर से तांग शियू का नंबर डायल किया। शियू एयर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुम स्टार सिटी से जिंगमिन द्वीप जा रही हो। क्या कोई बड़ी बात हुई है? अगर कुछ हुआ है तो दादाजी को जरूर बताना, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। तांग गुशेंग ने तांग शियू के इनकार से बचने के लिए बड़ी चिंता से कहा। तांग शियू ने कहा, दादाजी, वाकई कोई बड़ी घटना घटी है, लेकिन तांग परिवार इस मामले में मदद नहीं कर सकता। वैसे भी किसी को मदद की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से जिंगमिन द्वीप जा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी से मिलना है, कोई ऐसा जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तांग गुशेंग को अचानक बात समझ आ गई और उसे थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, जब तक कोई खतरा ना हो सब ठीक है। शियू एयर, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो, लेकिन याद रखना कि
चाहे तुम कितनी भी काबिल क्यों न हो, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। अगर कुछ भी हो जाए तो दादाजी को समय रहते बता देना। दादाजी अब मजबूत हैं और तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तांग शियू ने कहा, दादाजी मुझे पता है। तांग गुशिंग एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, क्या आप दादाजी को बता सकते हैं कि आप जिंगमिन द्वीप पर किससे मिलने जा रहे हैं? तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मेरे शिष्य। तांग गुशिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं समझ गया, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, सावधान रहना। ठीक है। फोन रखने के बाद तांग गुशिंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। वह तांग शियू के मामलों के बारे में काफी कुछ जानता था और यह भी जानता था कि तांग शियू के 4 शिष्य थे। उनमें से एक चेन झिजोंग था, दूसरी छोटी लड़की गुयिन थी और एक स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन अस्पताल में था। दूसरे वाले की बात करें तो उन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। अध्याय 398 गुरु और शिष्य की पुनः मुलाकात। तेज धूप से धरती जगमगा उठी और हल्की हवा अपने साथ समुद्र की हल्की सी सुगंध लेकर आई। जिंगमिन द्वीप पर स्थित बान रेस्टोरेंट मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर से एक काली कार तेजी से गुजरी। चीख! काली कार ने गेट बैरियर से कुछ दर्जन मीटर दूर अचानक ब्रेक लगाया और जब तक वह पूरी तरह से रुकी तब तक वह बैरियर के ठीक सामने पहुंच चुकी थी। बाधा को बढ़ाओ। ड्राइवर की सीट पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी जैसे ही ड्राइवर के दरवाजे से बाहर निकला, उसने उन 4 हटे कट्टे आदमियों पर चिल्लाया जिनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे और जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। जब चारों हटे कट्टे आदमियों ने ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी को साफ तौर पर देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्ण भाव दिखाए। उनमें से एक ने तुरंत बैरियर उठा दिया और अधेड़ उम्र का आदमी वापस ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया गया और कार धनुष से छूटे तीर की तरह पलक झपकते ही अंदर की ओर तेजी से निकल गई। इंस्ट्रक्टर लू को क्या हुआ है? वो इतनी जल्दी में क्यों है? क्या कोई बड़ी घटना घटी है? मैंने ऊपर से किसी मिशन के आने के बारे में नहीं सुना है। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी हमारे बॉस को पिछली सीट पर देखा। बॉस? हमारा नया बॉस? हाँ। चारों हटे कट्टे आदमियों की बातचीत के बीच काली कार तेजी से बयान रेस्टोरेंट के पार्किंग स्थल में घुस गई। जैसे ही तांग शियू ने कार का दरवाजा खोला, उसने देखा कि गु शियाक्सु उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही है। ग्रैंड मास्टर! गु शियाक्सु की आंखें थोड़ी लाल थीं और वह तेजी से तांग शियू के सामने दौड़ पड़ी। उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला चल रहे थे। वह व्यक्ति एक सुंदर युवक था जिसकी उम्र लगभग 27 या 28 वर्ष थी। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके लंबे चिकने कंधे तक के बाल थे। महिला ने काले रंग के कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, साथ ही उसने काले रंग का एक केप भी उड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर काला मास्क लगा हुआ था। बॉस, मैं गुआन हूँ। बॉस, मैं अन हूँ। युवक और युवती ने मुट्ठी जोड़कर आदरपूर्वक कहा। तांग शियू ने अपनी भौहें उठाई, गु शियाक्सु के कंधे पर थपथपाया और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ते हुए पूछा, इन दोनों का क्या मामला है? गु शियाक्सु ने कहा, मालिक, गुआन और आन गुरु द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें हजारों लोगों में से चुना गया है। मेरी ही तरह उन्होंने भी साधना में कदम रखते ही अमरता की साधना के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी पहचान खास है, यहाँ तक कि हमारे बयान रेस्टोरेंट में भी बहुत कम लोग उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके नाम उस सूची में हैं जो मैंने आपको पहले दी थी। तांग शियू ने एक पल सोचा और उसे याद आया कि उसने उस समय गुआंग और आन शब्द देखे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी विशेष पहचान होगी। हजारों लोगों में से अलग दिखना अच्छी प्रतिभा का संकेत है। यदि तुम दोनों अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें भविष्य में और भी मजबूत साधना तकनीकें और अधिक शक्तिशाली अमर कलाएं सिखाऊंगा। जो लोग वफादार हैं, यदि वे समय से पहले नहीं मरते तो मैं उन्हें और भी अधिक सौभाग्य प्रदान कर सकता हूँ। गुआंग और एन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। हम समझते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाया और पूरी गति से तटरेखा की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने छोटी नाव भी नहीं ली। जैसे ही उन्होंने पवन सवारी कला का प्रदर्शन किया, ऐसा लगा मानो उनके पैर समुद्र पर पड़ रहे हों, लहरों के बीच समुद्र में आगे बढ़ रहे हों। हवा पर सवार होकर कला का निर्माण करना। गु शियाक्सु, गुआंग और एन ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। तुरंत बाद उन तीनों ने भी तुरंत पवन सवारी कला का प्रदर्शन किया और तांग शियू के ठीक पीछे परछाई की तरह चलते हुए आगे समुद्र में छलांग लगा दी। उनकी गति तांग शियू की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। महज 1 दर्जन सांसों में ही वे तांग शियू के बराबर गति प्राप्त कर चुके थे। गु शियाक्सु ने अपनी बाहें लहराईं और ऐसा लगा मानो समुद्र का पानी चाकू से 2 हिस्सों में कट गया हो। जैसे ही समूह तेजी से लिंगलोंग पैगोडा की ओर बढ़ा, लंबे समय से इंतजार कर रही जी चिमेई ने स्वयं पैगोडा का दरवाजा खोला। आदरणीय गुरुजी 7वीं मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं हम। तांग शियू ने जवाब दिया और उसकी आकृति तुरंत ऊपर की ओर उछल गई। हालांकि गुयान, एर, गुआंग और आन को जी चिमेई ने रोक दिया, जिसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। बड़े जी, स्वामी जी, आप बहुत प्रसन्न होंगे, गु जियाओसुए ने धीरे से कहा। जी चिमेई के वृद्ध चेहरे पर राहत की झलक दिखी और उन्होंने आह भरते हुए सिर हिलाया। बेशक वह खुश है। स्वामी ने आदरणीय स्वामी की अथक खोज की है। संक्षेप में कहें तो उन्होंने आदरणीय स्वामी के लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं। मुझे बस यही उम्मीद है कि आदरणीय गुरुजी उनकी भावनाओं को समझ सकेंगे। लिंगलोंग पैगोडा की 7वीं मंजिल। सफेद पोशाक पहने गुयान, एर बर्फ के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी उंगलियां अजीबोगरीब हस्त मुद्राएं बना रही थीं और उसके पूरे शरीर से एक शीतलतापूर्ण आभा निकल रही थी। इस समय 7वीं मंजिल पर तापमान उस समय की तुलना में काफी कम था जब वह बेहोश थी। तांग शियू की साधना में काफी सुधार होने के बावजूद भी उसे ठंड का एहसास हो रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। जैसे ही तांग शियू ने 7वीं मंजिल पर कदम रखा, उसकी निगाहें उस बेहद खूबसूरत लेकिन कागज की तरह सफेद मनमोहक चेहरे पर टिक गईं। उसके कदम पल भर में रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आत्मा से निकली वह गर्माहट झरने की तरह फूट पड़ी और इस गर्माहट को उसके अंगों और हड्डियों तक पहुंचा दिया, मानो ठंड अब उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। गुयान, एर की पलकें फड़फड़ाईं और जैसे ही उसकी चमकदार तारों जैसी आंखें खुली, उसका चेहरा थोड़ा जम गया, लेकिन एक पल बाद उसकी आंखों में क्रिस्टल जैसे आंसू भर आए। जैसे ही उसका कोमल शरीर हवा में नाचती हुई परी की तरह ऊपर उठा, वह धीरे धीरे खाली जगह पर कदम रखते हुए तांग शियू के सामने आ गई। या न, तांग शियू के होंठ हिले, उसकी आवाज भी कुछ कर्कश थी।
गुयान एर की आंखों में क्रिस्टल जैसे आंसू अंततः एक टूटते बांध की तरह फूट पड़े। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें मोतियों की तरह गिरने लगी। उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके कपड़ों को भिगोती हुई उसने खुद को तांग शियू की बाहों में फेंक दिया। मालिक, उसका सिसकना खून के आंसू रोती कोयल की तरह था, 100 बार लौटी अबाबील की तरह, हजारों वर्षों के जुनून से जन्मी कांपती हुई ध्वनि की तरह, जो उसकी तड़प को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ थी। तांग शियू ने गुयान एर के पतले और ठंडे शरीर को थाम रखा था। उसके दिल में किसी भी प्रकार के अशुद्ध विचार नहीं थे। उसका हृदय स्नेह और कोमलता से, अपराध बोध और तड़प से भरा हुआ था। धीरे से अपना हाथ उठाते हुए उसने गुयान एर के मुलायम काले बालों को सहलाया और बुदबुदाया, अच्छा हुआ कि तुम जाग गई। मेरे लिए, आपके स्वामी के लिए, आपको फिर से देखना मेरे जीवन भर की एक और इच्छा पूरी होने के समान है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। गुयान एर का कोमल शरीर अकड़ गया और उसका रोना तुरंत काफी कम हो गया। वह तांग शियू से थोड़ा पीछे हट गई। तांग शियू का चेहरा थामने के लिए हाथ बढ़ाया और हताशा से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। तांग शियू ने गुयान एर की असामान्य स्थिति को तुरंत देखा, उसका हाथ पकड़ा और चिंता से पूछा, यान एर, क्या हुआ? क्या तुम फिर से अस्वस्थ महसूस कर रही हो? गुयान एर ने अपना सिर हिलाया, गहरी सांस ली, उसकी आंखों में गहरा स्नेह भर आया और उसने कहा, गुरुजी, यान एर अब बिल्कुल ठीक है, सचमुच बहुत अच्छी है। गुरु को दोबारा देखने के लिए, भले ही इसका मतलब अभी मर जाना हो, यान एर इसके लिए तैयार होगी। इन कई हजार वर्षों में यान एर ने गुरु को खोजने के लिए किसी भी कठिनाई या कष्ट से नहीं डरने का फैसला किया है। जब तक मुझे स्वामी के दर्शन होते हैं, मैं संतुष्ट रहता हूँ। तांग शियू ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यान चिंता मत करो, आपने गुरुजी को देखा है और गुरुजी जीवित हैं, मृत नहीं। भविष्य में स्वामी जी के साथ फिर कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी और नहीं मैं तुम्हें कभी दोबारा अकेला छोड़ूंगा। गुयान एर ने भारी मन से सिर हिलाया। हालांकि उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, फिर भी उसके सुंदर और पीले चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। यह मुस्कान पवित्र और संतोष से भरी हुई थी। तांग शियू ने विषय बदल दिया और उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, यान मैं तुम्हारा गुरु तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए टाइम क्रिस्टल और डेमोनिक बोधी सोल रिटर्निंग ब्रास ढूंढ निकालूंगा। मुझ पर विश्वास करो। इस जीवन में गुयान एर का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यक्ति तांग शियू था। तांग शियू की बातें सुनकर उसने बिना झिझक के सिर हिलाया और कहा, यान एर को गुरु पर विश्वास है। तांग शियू ने सिर हिलाया और कहा, और हालांकि मैं तुम्हारा गुरु पृथ्वी पर लौट आया हूँ और मेरी साधना समाप्त हो गई है, लेकिन विश्वास करो, एक दिन मैं तुम्हें वापस अमर लोक में ले जाऊंगा और इन दानव जूवुषों को तुम्हारे साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केवल मैं ही अपने शिष्य को मार सकता हूँ, डांट सकता हूँ या दंडित कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। गुयान एर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा बदला लें। जब तक आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं और जब तक याना भविष्य में खुशी खुशी आपका अनुसरण कर सकती है, याना संतुष्ट रहेगी। तांग शियू ने गंभीरता से कहा, तुम भविष्य में निश्चित रूप से खुशी खुशी मेरा अनुसरण करोगे, लेकिन इन दानव जूवुषों को मरना होगा और उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं। अब जब हम गुरु और शिष्य फिर से मिल रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे गुरु को तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। गुयान एर ने एक बार फिर शानदार मुस्कान दिखाई, भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, आपका रूप बदल गया है। हालांकि आप में अभी भी आपके पुराने स्वरूप के कुछ अंश बाकी हैं, लेकिन यही तो असली आप हैं, है ना? तांग शियू ने सिर हिलाया और आह भरी, हाँ। उस समय भाग्य के एक विचित्र मोड़ से मेरी दिव्य चेतना का एक अंश अंतरिक्ष को पार कर गया और फिर भाग्य के एक और मोड़ से तांग शियू के शरीर में प्रवेश कर गया, जिसका नाम मेरे नाम जैसा ही था। मैंने पहले सोचा था कि जब तक मैं अमरता के बंधनों को तोड़कर भगवान नहीं बन जाता, तब तक मैं वापस लौटने का रास्ता नहीं खोज पाऊंगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे भाग्य के एक और अजीब मोड़ से मुझे वापस पृथ्वी पर ले आएंगे। लेकिन याना, तुम हालांकि गायब होने के समय से कुछ साल बड़ी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया है। तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो, अब भी वही शिष्या हो जिसे तुम्हारे गुरु सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गुयान एर मुस्कुराई और बोली, गुरुजी, तो आप दिव्य चेतना की एक ऐसी सूक्ष्म किरण थे जो अमर लोक तक पहुंची। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने स्वर्गीय रहस्यों से एक छोटा सा सुराग पाने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। सौभाग्य से अपने आखिरी हताश प्रयास में मैंने आखिरकार सही दांव लगाया। तांग शियू ने आह भरी, यान गुरुजी जानते हैं कि आपने पिछले कुछ हजार वर्षों में बहुत कष्ट सहे होंगे और बहुत कठिनाइयां झेली होंगी। दरअसल आपको मास्टर डिग्री के लिए इतने साल का इंतजार नहीं करना चाहिए था। गुरु की यही आशा है कि आप सुखी जीवन व्यतीत करें और भविष्य में अमर और देवता बन सकें। इस बार पृथ्वी पर आने के आपके कार्यों ने गुरु के हृदय को अपराध बोध से भर दिया है। गुयान एर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप ही मेरी खुशी का एकमात्र स्रोत हैं। मुझे वास्तव में इसका बहुत अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे उस निराशाजनक जगह पर तलाश करने नहीं जाना चाहिए था। तांग शियू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। गुयान एर की बात काटते हुए कहा, यान एर, अगर मैं अभी भी अमर लोक में होता तो मुझे लगता कि तुम्हें वास्तव में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने वास्तव में सही काम किया है। संपूर्ण अमर जगत के सभी सर्वोच्च देवों को ये ज्ञात था कि तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। जब उन्होंने मुझ पर घात लगाकर हमला किया तो मैं लगभग पूरी तरह से मर ही गया था। अगर तुम उस समय मेरे साथ होते तो मुझे डर है कि तुम्हारा अंत भी दुखद होता। गुयान एर चुप हो गई। वह जानती थी कि तांग शियू सही कह रहा था। अगर वह उस समय अपने गुरु के साथ होती तो शायद उसी समय उसकी मृत्यु हो गई होती। यदि वास्तव में उनकी हत्या उन्हीं के द्वारा की गई होती तो इस समय गुरु और शिष्य के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होती। अध्याय 399 खुलना 1600 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। गुरु और शिष्य का पुनर्मिलन हुआ और उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कही। हालांकि उत्कृष्ट पैगोडा की 7वीं मंजिल ठंड से भरी हुई थी, लेकिन उनके दिल गर्मजोशी से भरे हुए थे। समय बीतने के साथ साथ उनकी बातचीत भी बढ़ती गई। अंत में गुयान एर मानो कुछ याद आने पर उछल पड़ी और मीठी हंसी के साथ बोली, गुरुजी, यान एर के पास आपके लिए एक उपहार है। हालांकि उस समय मुझे वह नहीं मिला जो मैं आपके लिए ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे उससे भी बेहतर कुछ मिल गया।
मुझे विश्वास है गुरुजी आपको ये जरूर पसंद आएगा। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? गु यान एर ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया। उसकी सफेद पोशाक एक परी की तरह लहरा रही थी क्योंकि वह खूबसूरती से नाच रही थी। फिर अचानक उसके हाथ में एक हल्की हरी रोशनी प्रकट हुई। हरी रोशनी के केंद्र में हरे रंग का एक बीज था। यह सही है, यह एक बीज था जो प्रबल जीवन शक्ति का संचार कर रहा था। तांग शियू ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसकी निगाहें हरी रोशनी के भीतर मौजूद बीज का बारीकी से निरीक्षण कर रही थीं। उसने अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान को खंगाला लेकिन उसे इस बीज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने इससे पहले कभी इस आकार का बीज नहीं देखा था। या न ये तो, तांग शियू ने गहरी जिज्ञासा से भरकर पूछा। गु यान एर खिलखिलाकर हंसी। गुरुजी क्या आप जानते हैं कि अमर लोक की 10 दिव्य वस्तुओं में से शीर्ष 3 वस्तुएं कौन सी हैं? तांग शियू ने उत्तर दिया, मुझे ये पता है। पहला है जगत का हृदय, दूसरा है टोंगटियन कियानकुन वृक्ष और तीसरा है संसार का दिव्य चक्र। गु यान एर मुस्कुराए, बिल्कुल सही। विश्व का हृदय अमर जगत का मूल है जो सबसे रहस्यमय शून्य ब्रह्म क्षेत्र में स्थित है। सिवाय एक शक्तिशाली प्राणी के जो कई युगों पहले देवलोक से लौटा था और जिसने विश्व के हृदय की ऊर्जा का उपयोग करके अमर जगत को लाखों गुना विस्तारित किया था। संसार का दिव्य चक्र स्वर्गीय मार्ग का सबसे गहरा पुनर्जन्म नियम है। जो कोई भी संसार के दिव्य चक्र को नियंत्रित कर सकता है वह अरबों चेतन प्राणियों के पुनर्जन्म पथ को नियंत्रित कर सकता है और पुनर्जन्म के कर्मों के माध्यम से देवलोक में आरोहण कर सकता है। दुर्भाग्य से यह महज एक किंवदंती है और आज तक किसी ने भी संसार दैवीय चक्र प्राप्त नहीं किया है। और यह बीज इस युग में टोंगटियन कियानकुन वृक्ष का एकमात्र क्रिस्टलीकरण है और अमर जगत की पुनः स्थापना के बाद से उत्पन्न होने वाला एकमात्र बीज है। यदि यह बीज किसी व्यक्ति के हृदय में बो दिया जाए तो वह व्यक्ति ईश्वर लोक तक पहुंचने के दूसरे मार्ग को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि टोंगटियन कियानकुन वृक्ष के काटे जाने से पहले ये देवलोक का मार्ग था। तांग शियू ने बीज को भय से देखा। उसकी निगाहें बड़ी मुश्किल से गु यान एर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर टिकी और उसने हैरानी से पूछा, यान एर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? गु यान एर की आंखों में एक निर्मम चमक कौंधी और वह जोर से हंसी। गुरुजी आपकी मृत्यु की अफवाह के 3600वें वर्ष में अमर लोक के 17 सबसे शक्तिशाली सर्वोच्चों ने देवलोक का एक नया मार्ग प्राप्त करने के लिए अपने सार रक्त की एक एक बूंद अर्पित की। सम्राट तियांजी और उनके 9 शिष्यों द्वारा 360 वर्षों के अथक परिश्रम और खोज के बाद अंततः उन्हें एक दिव्य रहस्य का अंश प्राप्त हुआ। इसके बाद सम्राट तियांजी द्वारा बताए गए स्थान जो कि ग्रीन वाइन अमर डोमेन में स्थित लुओतेंग भूमि थी का अनुसरण करते हुए अमर जगत के 17 सबसे शक्तिशाली सर्वोच्चों ने टोंगटियन कियानकुन वृक्ष के काटे जाने के बाद बचे हुए इस बीज को पाया। सम्राट तियांजी ने उस दिव्य रहस्य के अंश का पता लगा लिया लेकिन वे मानव हृदय का पता नहीं लगा सके। अमर लोक के 17 सबसे शक्तिशाली सर्वोच्चों ने, जिनमें वह भी शामिल था, इसके लिए आपस में लड़ाई की। सुप्रीम बेवा की हत्या कर दी गई लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने रक्त निषिद्ध दिव्य कला का उपयोग करके अंतरिक्ष को जबरदस्ती फाड़ दिया और इस बीज को मुझ तक पहुंचाया। तांग शियू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने कहा, क्या सचमुच सुप्रीम बेवा की मृत्यु हो गई? और क्या वह वास्तव में रक्त निषिद्ध दिव्य कला को जानता था? ये दानव लोक के निष्पाप दानव सम्राट के स्वामी की सबसे शक्तिशाली निषिद्ध कला है। वह शक्तिशाली प्राणी जो पहले ही दानव देवता बन चुका है और देवलोक में प्रवेश कर चुका है। गु यान एर ने कहा, गुरुजी वास्तव में सर्वोच्च बेवा मूल रूप से दानव लोक से थे। बात सिर्फ इतनी है कि आत्मा स्थानांतरण के माध्यम से उसे जबरन अमरलोक में भेज दिया गया था। वर्षों की साधना के बाद वह अंततः अमरलोक में सर्वोच्च पद पर आसीन हो गया। जब उन्होंने मुझे ये बीज भेजा तो उन्होंने मेरे लिए एक संदेश छोड़ा। तांग शियू ने पूछा, क्या संदेश है? गु यान एर ने कहा, उसने कहा, पागल दानव ने एक बार मदद की थी, अब पुराने दोस्त की भलाई का बदला चुका रहा है। यह एक दयालुता का कार्य है, पिछले कर्मों का निपटारा है। तांग शियू का दिल कांप उठा और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। एक समय की बात है, वह संयोगवश अमरलोक के एक बेहद खतरनाक स्थान से गुजरा और वहां उसकी मुलाकात सर्वोच्च बेवा से हुई जो जीवन मरण की स्थिति में था और भागने में असमर्थ था। क्योंकि वह एक शक्तिशाली प्राणी की आत्मा को बिखरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने मदद की पेशकश की। उसने उस विकट स्थान पर आत्मा भक्षण करने वाली घास को एक ही तलवार से काट डाला। मरणासन सर्वोच्च बेवा को बचाया और फिर उसे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए भोजन के रूप में एक पवित्र उपचार औषधि दी। बाद में जब वह अपने साधना स्थल पर लौटा तो सर्वोच्च बेवा ने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, उसकी कृपा का प्रतिफल देने का प्रयास किया, लेकिन वह एकांत में था और उससे नहीं मिला। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हजारों वर्षों से उनके सबसे करीबी दोस्त लाभ के लिए उन्हें धोखा देंगे, जबकि सर्वोच्च बेवा, जिन्हें उन्होंने केवल एक बार बचाया था, अपनी आत्मा के बिखरने की निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए भी उनके जीवन रक्षक अनुग्रह का प्रतिफल देना याद रखेंगे। अमर क्या होता है, दानव क्या होता है? तांग शियू अचानक मुस्कुरा उठा। उसने गु यान एर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यान एर तुमने सही अनुमान लगाया। गु यान एर ने हंसते हुए कहा, गुरुजी मैंने यही अनुमान लगाया था। दरअसल सुप्रीम बेवा द्वारा मुझे ये बीज देने से पहले ही मैंने इसका अनुमान लगा लिया था, क्योंकि अमरलोक में अधिक शक्तिशाली बनने और गुरु के ठिकाने का पता लगाने के लिए मैंने अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों का सामना किया। उनमें से 2 बार सुप्रीम बेवा ने मेरी जान बचाई। पहली बार उन्होंने मुझे बचाया और कहा कि वे मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दूसरी बार उसने मुझे बचाया और मुझसे कहा कि तुम्हारी कब्र पर जाकर माफी मांग लेना। तांग शियू ने सिर हिलाया और आह भरी, ये सर्वोच्च बेवा वास्तव में गहरी भावनाओं और चरित्र वाला अमरलोक का सर्वोच्च व्यक्ति है। अगर मैं कभी अमरलोक में वापस लौटता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसकी संतानों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। गु यान एर मुस्कुराई, गुरुजी जल्दी से टोंगटियन कियानकुन वृक्ष के इस बीज को अपने हृदय में बो दें। केवल आपके सार तत्व के रक्त से पोषण देने पर ही यह जड़ पकड़ सकता है, अंकुरित हो सकता है और मजबूत हो सकता है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब गुरुजी आपके हृदय में एक नया टोंगटियन कियानकुन वृक्ष रोपित कर सकेंगे जो देवलोक के शिखर को पार करने में सक्षम होगा। तांग शियू ने गु यान एर को ध्यान से देखा, लेकिन उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, यान तुम टोंगटियन कियानकुन वृक्ष का ये बीज क्यों नहीं बो देती? भले ही तुम इसे बो दो, मैं तुम्हारा स्वामी होने के नाते तुम्हारी सहायता से अमरलोक में आरोहण करने में सक्षम हो जाऊंगा। गु यान एर ने अपना सिर हिलाया और कहा,
गुरुजी, इस बीज के अधिकार में केवल आप ही हैं। तुम मेरे सब कुछ हो। जो कोई भी इस बीज की लालसा करता है वह मेरे और स्वयं गुरु के प्रति मेरी भावनाओं का अपमान कर रहा है। तांग शियू का दिल कांप उठा। उसने चुपचाप बीज उठाया और जैसे ही उसकी तारों की रोशनी तुरंत उसकी हथेली में समा गई, उसने टोंटियन कियानकुन वृक्ष के बीज को अपने हृदय में समाहित कर लिया। जिस क्षण उसका हृदय फटा, बीज उसमें समाहित हो गया। फिर उसके दिल में पड़ी दरार धीरे धीरे तारों की रोशनी से मिलने वाले पोषण और मरम्मत के तहत भर गई। बूम! तांग शियू के हृदय में एक शक्तिशाली और जीवंत आभा का विस्फोट हुआ। लगभग तुरंत ही, इससे पहले कि तांग शियू कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसके हृदय में एक खालीपन सा छा गया। हालांकि यह स्थान आकार में केवल कुछ वर्ग मीटर का था, फिर भी तांग शियू के सार का सारा रक्त इस स्थान में प्रवाहित हो गया और वह बीज हल्की हरी रोशनी उत्सर्जित करते हुए सार रक्त के ऊपर चुपचाप तैर रहा था। हौत सी, क्या मेरे पास सचमुच एक हृदय सागर है? तांग शियू ने अचानक महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति में जबरदस्त उछाल आया है। उसके रक्त का सार सैकड़ों गुना बढ़ गया है और उसकी पूरी स्थिति अभूतपूर्व रूप से अच्छी हो गई है। अमर लोक में सर्वोच्च बनने के बाद भी उन्होंने कभी इतनी प्रचुर ऊर्जा का अनुभव नहीं किया था, मानो उनकी आत्मा का ऊर्ध्वपातन हो गया हो। गु यान एर ने मुस्कुराते हुए तांग शियू की आभा को देखा, जो कई गुना बढ़ गई थी, और धीरे से कहा, यान एर, गुरुजी को बधाई। आप ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ और एकमात्र व्यक्ति जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब से यान एर पूरी तरह से मास्टर पर निर्भर रहेगी। तांग शियू मुस्कुराया, चिंता मत करो, गुरुजी आपकी चोटों को ठीक करने के लिए अवश्य ही कड़ी मेहनत करेंगे और आपको हमेशा अपने साथ रखेंगे, खुश और भाग्यशाली बनाए रखेंगे। भविष्य में अगर आपको आपका प्रियतम मिल भी जाए तो भी स्वामी आपको उसके साथ भागने नहीं देंगे। मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ अब और कोई दुर्घटना न हो, प्यारा। गु यान एर की मुस्कान पल भर में जम गई। इस समय उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे किसी चाकू से बुरी तरह से काट दिया गया हो। बहुत तेज दर्द हुआ जब से वह बड़ी हुई, जब से उसने प्यार को समझा। वह उसके सबसे करीब था और वह व्यक्ति भी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसके हृदय में व्याप्त जुनून ने हजारों वर्षों तक उसकी विकराल साधना, उसकी शक्ति में विकराल वृद्धि और अपने गुरु के ठिकाने की खोज के लिए उसे प्रेरित किया। यह सही है, रिश्तेदारी का भी एक कारण था, लेकिन प्यार का जुनून भी था। अगर दूसरे लोग उसे प्रेमी ढूंढने के लिए कहते तो वह इसे नजरअंदाज कर सकती थी, उसे परवाह नहीं होती। लेकिन मास्टर ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उसका दिल बहुत पहले ही उसे समर्पित हो चुका था। वह उसे खुद से दूर नहीं कर सका। तांग शियू ने गु यान एर के चेहरे पर असामान्य भाव देखा और चिंता से पूछा, यान एर, क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? जल्दी से बर्फ की सतह पर बैठ जाओ। चिंता मत करो, जब तक तुम जाग रहे हो गुरुजी एक कदम भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। गु यान एर ने गहरी सांस ली। वह कभी अपने स्वामी के प्रति आसक्त थी, लेकिन वह केवल गुप्त रूप से अपने दिल में उनसे प्रेम कर सकती थी, जरा सा भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन अब उसने बहुत कुछ अनुभव कर लिया था और उसे अब जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, इसलिए इस क्षण वह बहुत साहसी हो गई। गुरुजी, जब तक याना जीवन भर अविवाहित नहीं रहती, अन्यथा याना केवल गुरुजी से ही विवाह करेगी। तांग शियू पर बिजली गिरी और उसका शरीर पल भर में बेहद अकड़ गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से गु यान एर की ओर देखा, मानो उसे अचानक महसूस हुआ हो कि उसके सामने बैठी उसकी प्रिय शिष्या इतनी अपरिचित हो गई है। ये बच्ची क्या मजाक कर रही है? तांग शियू ने मन ही मन सोचा, लेकिन गु यान एर के गंभीर चेहरे को देखकर उसे लगा कि यह मजाक नहीं था। एक पल के लिए तो वह भी, जो हजारों वर्षों से जीवित था, असमंजस में पड़ गया। गु यान एर ने तांग शियू के हाव भाव को देखा और उसके मन में थोड़ी कड़वाहट सी महसूस हुई, लेकिन अपनी कड़वाहट के साथ साथ उसे थोड़ी उत्तेजना भी महसूस हुई, क्योंकि उसने आखिरकार वह बात कह दी थी जो वह हजारों वर्षों से अपने दिल में छुपाए हुए सबसे ज्यादा कहना चाहती थी। उस जटिल मनोदशा में गु यान एर धीरे से तांग शियू के बगल में बैठ गई, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर धीरे से तांग शियू के कंधे पर टिकाते हुए धीरे से बोली, गुरुजी, आप यान एर के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। मैं जीवन भर तुम्हारा अनुसरण करूंगा जब तक तुम मुझे अपने हाथों से मार नहीं डालते, अन्यथा तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, अब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत कहना। मास्टर ने एक बार शादी की थी। अध्याय 400 मेरी आंखों में सिर्फ तुम। गु यान एर ने ऊपर देखा। उसका पार्श्व चेहरा तांग शियू के जमे हुए चेहरे की ओर मुड़ा और उसने मन ही मन आह भरते हुए कहा, गुरुजी, भले ही आपने उस औरत से शादी न की होती, मैं आपको अपने दिल की बात देर सवेर बता ही देती। मेरी राय में इस दुनिया में कोई भी महिला अकेले गुरु को सच्चे अर्थों में प्राप्त नहीं कर सकती। भले ही स्वामी की अनगिनत पत्नियां हों, जब तक यान एर तुम्हारे हृदय में है, यान एर संतुष्ट रहेगी। अचानक वह सीधी होकर बैठ गई। वह तांग शियू की ओर मुड़ी, उसके सामने घुटने टेक दिए और अपना छोटा सा चेहरा ऊपर की ओर करके बोली, गुरुजी, अगर आपको वह महिला पसंद है तो मैं उसे पाने में आपकी मदद करूंगी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यदि आप अपने हरम में 3000 सुंदरियों को रखना चाहते हैं या 30,000 अमर कन्याओं और संगिनियों को, तो मैं उन्हें इकट्ठा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। स्वामी ही याना के एकमात्र स्वामी है। स्वामी जो भी चाहें, याना उन्हें पूरा करने में आपकी सहायता के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगी। तांग शियू का दिल कांप उठा और उसने अविश्वास भरी नजरों से गु यान एर की ओर देखा। एक हल्की सी मुस्कान के अलावा वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये सब क्या था? बहुत समय बाद तांग शियू को अचानक खान कीवू की याद आ गई और उसने झटपट सोचते हुए पूछा, यान र, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? गु यान एर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी क्या जानना चाहते हैं? जब तक यान एर को पता है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी दांत पीसते हुए पूछा, वह कैसी है? जू किंगचिंग? गु यान एर ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, तांग शियू ने सिर हिलाया। गु यान एर ने कहा, अफवाह है कि मास्टर को सम्राट दानकिंग और 9 प्रकाशमान किन दानव द्वारा सताए जाने के बाद उन्हें भी उन दोनों ने मिलकर मार डाला था। वह अब जीवित है या मर चुकी है, इस बारे में मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। हालांकि मैंने हजारों वर्षों तक गुप्त रूप से उसकी खोजबीन की, लेकिन मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला, मानो वह अमर लोक से हवा में गायब हो गई हो। तांग शियू की आंखों में एक घातक चमक पौंधी और उसने कहा, तुम्हारा मतलब है, क्या यह बहुत संभव है कि वह वास्तव में सम्राट दानकिंग और 9 प्रकाशमान किन दानव के हाथों मारी गई हो?
गु यान एर ने सिर हिलाकर कहा, यह वास्तव में बहुत संभव है। हालांकि मैं मुख्य रूप से मास्टर के ठिकाने की तलाश कर रहा था और उसकी जांच करना केवल तुम्हारा बदला लेने के लिए था। इसलिए मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता। इस पल तांग शियू को आखिरकार बात समझ आ गई। उसे समझ आ गया था कि जिस महिला से वह कभी मोहित था वह शायद मर चुकी है और पृथ्वी पर हान किंगवू संभवतः उनका पुनर्जन्म थी। तथापि उसे अब भी एक शंका थी, वह इतनी संयोगवश पृथ्वी पर पुनर्जन्म कैसे ले पाए। गु यान एर अचानक हिली और बोली, गुरुजी, मैंने एक बार इन दानव जू वुशों को वश में किया था और उनके सबसे प्रिय शिष्य से कुछ सीखा था। तांग शियू ने पूछा, यह क्या है? गु यान एर ने कहा, जू वुशों के उस शिष्य ने कहा था कि गु यान एर वास्तव में उसकी बड़ी बहन थी और साथ ही इन दानव जू वुशों की सबसे बड़ी शिष्या भी थी। क्या कहा आपने? तांग शियू अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों से एक अविश्वसनीय चमक निकल रही थी। यिन दानव जू वुशों का शिष्य जू किंगचिंग, वह वास्तव में। गु यान एर ने कहा, गुरुजी, मुझे विश्वास है कि जू वुशों का वह शिष्य मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दानव जू वुशों ने अपने सबसे बड़े शिष्य को वर्मिलियन बड सीक्रेट सेक्ट में घुसपैठ करने के लिए क्यों भेजा। तांग शियू ने गु यान एर की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक गहरी सांस ली। अंततः उसे समझ में आया कि उनके साथ बिताए दिनों में जू किंगचिंग कई बार असामान्य व्यवहार करती थी। पहले उन्हें समझ नहीं आया, अब ध्यानपूर्वक सोचने पर उसे आखिरकार कुछ बातें समझ में आईं। तांग शियू ने अपने सारे विचारों को समेटा और गु यान एर की ओर देखते हुए कहा, यान एर, चलो अब इस विषय पर बात नहीं करते हैं। अब जब मेरे पास वह बीज है तो भविष्य में मेरी खेती की गति निश्चित रूप से तेज होगी। केवल मजबूत बनकर ही मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिनकी मुझे परवाह है, और तभी मैं अमरलोक में लौटकर उन लोगों को ढूंढ सकता हूँ जिन्हें मैं अब भी याद करता हूँ और उनसे कुछ कर्ज ब्याज सहित वसूल कर सकता हूँ। गु यान एर ने फुसफुसाते हुए कहा, गुरुजी, यान एर को डर है कि वह अब आपकी मदद नहीं कर पाएगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो और तुम मेरे सबसे बड़े मददगार भी बन सकते हो। गु यान एर हिचकिचाई, लेकिन मेरा समय सचमुच खत्म हो रहा है। चुप रहो। तांग शियू ने फटकार लगाते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है? आपने अभी कहा कि आपको मुझ पर भरोसा है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं टाइम क्रिस्टल और दानव बुद्ध आत्मा वापसी घास नहीं ढूंढ सकता? गु यान एर का चेहरा थोड़ा घबरा गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर कहा, शिष्य गलत था, मुझे विश्वास है कि गुरुजी यह कर सकते हैं। तांग शियू ने गु यान एर के घबराए हुए चेहरे को देखा और उसके दिल में कोमलता का एक उभार उठा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठाया और धीरे से उसे अपने बगल में बैठा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वे बचपन में करते थे। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से कहा, यान, यह मेरी गलती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मैं इन दोनों चीजों को ढूंढ निकालूंगा और समय स्वप्न दानव के प्रभाव को पूरी तरह से आप पर से दूर कर दूंगा। हम गु यान एर ने अपना सिर तांग शियू की छाती पर टिकाया और धीरे से सिर हिलाया। तांग शियू अचानक मुस्कुराया और बोला, यान तुम्हारी वर्तमान साधना मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मुझे बताओ, अब तुम किस स्तर पर पहुंच चुके हो? गु यान एर ने हंसते हुए कहा, सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। तांग शियू ने आश्चर्य से कहा, अद्भुत, तुम्हारी साधना की गति तो मेरी उस समय की गति से भी कहीं अधिक तेज है। गु यान एर ने खुशी से कहा, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि गुरु ने मेरे लिए एक मजबूत नींव रखी और बाद में मुझे कुछ अवसर मिले। हालांकि अब मैं जिस शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूँ वह शायद एक साधारण अमर प्राणी की ही शक्ति है। तांग शियू मुस्कुराया, ये पृथ्वी है और तुम्हारी ताकत पहले से ही सबसे मजबूत है। दरअसल अगर आप चाहें तो इस ग्रह को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। गु यान एर मुस्कुराई, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मास्टर का गृहनगर है, इसलिए ये यान एर का भी घर है। खैर, भविष्य में मास्टर जहां भी होंगे यान एर भी वहीं होंगी। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, यान एर, मैं कुछ समय बाद इस उत्कृष्ट पैगोडा को यहाँ से स्थानांतरित करने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रशांत महासागर में एक ऐसा द्वीप खोजा है जो 9 ड्रैगन थूकने वाले मोती के गुप्त क्षेत्र से बेहद मिलता जुलता है, जहाँ हम कभी रहते थे। मैंने वह द्वीप पहले ही खरीद लिया है और नवीनीकरण की योजना स्वयं तैयार की है। अब बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। एक बार जीर्णोद्धार पूरा हो जाने पर यह एक भू ज्योतिषीय खजाना बन जाएगा। भविष्य में वह हमारा बेस कैंप होगा, हमारा घर होगा। गु यान एर ने आश्चर्य से कहा, तो जब यान एर भविष्य में जागेगी तो क्या मैं वहाँ 7 रंगों वाली अमर घास लगा सकती हूँ? यान एर के स्पेस रिंग में अभी भी 7 रंगों वाली अमर घास के काफी बीज मौजूद हैं। तुम कर सकते हो, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। गु यान एर की मुस्कान और भी खिल उठी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, गुरुजी, आपकी साधना अभी उच्च स्तर पर नहीं है, इसलिए आपको भोजन करने की आवश्यकता है ना? क्या आपको भूख लगी है? याना कुछ खाना चाहती है? क्या आप याना के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चल सकते हैं? तांग शियू ने तुरंत कहा, यान तुम अभी उत्कृष्ट पैगोडा छोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हो। अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो मैं किसी से भिजवा दूंगा और मैं यहीं आपके साथ खा लूंगा। गु यान एर ने तांग शियू की बाह को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाया और मुंह बनाते हुए कहा, गुरुजी, कृपया हाँ कह दीजिए। शियान एर हमेशा यहीं जागती है और मैं सचमुच बाहर जाकर बाहरी दुनिया देखना चाहती हूँ। इसके अलावा हम सिर्फ एक ही बार खाना खा रहे हैं, ये बहुत ही कम समय के लिए होगा। मैंने ओल्ड जी से सुना कि आपको चेतना संघनन गोली को परिष्कृत करने के लिए बहुमूल्य औषधीय सामग्री मिली है और आपने ओल्ड जी से इसे मेरे सेवन के लिए परिष्कृत करवाया है। अब मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। अगर मैं बाहर खाना खाने भी जाऊं तो 2-3 दिन तक जाग सकता हूँ। यह तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई। वह गु यान एर की विनती को ठुकराने में कुछ हद तक अनिच्छुक थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ये कैसा रहेगा? मैं शियाक्सू को सूचित कर दूंगी और उससे रेस्टोरेंट में खाने का इंतजाम करने को कहूंगी। जब खाना लगभग तैयार हो जाएगा तब हम बाहर जाएंगे। आप जितना कम समय बाहर बिताएंगे उतना ही कम इसका असर आप पर पड़ेगा। हम धन्यवाद स्वामी जी, गु यान एर ने उत्साह से कहा। तांग शियू उठ खड़ी हुई और तेजी से उत्कृष्ट पैगोडा की पहली मंजिल पर चली गई। अपनी ओर मुड़ी हुई चारों आंखों को देखकर तांग शियू ने कहा, शियाक्सू, जाओ कुछ खाना तैयार करो। याना और मैं बाद में भोजन करने
के लिए रेस्तरां जाएंगे। जी चिमेई ने तुरंत कहा, आदरणीय गुरुजी। तांग शियू ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, जी चिमेई, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ और वास्तव में मुझे भी वही चिंताएं हैं। लेकिन वह सचमुच बाहर जाकर बाहरी दुनिया देखना चाहती है, तो चलिए इस बार के लिए मान लेते हैं। खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसे उस खूबसूरत पैगोडा में असहज स्थिति में बंद रखने से तो ये बेहतर ही है। जी चिमेई ने सिर हिलाकर कहा, आदरणीय गुरुजी, मैं आपकी बात समझ गई। शियाक्सु, जाओ और तुरंत इसका इंतजाम करो। ठीक है। जब गु शियाक्सु ने सुना कि गुरुजी कुछ समय के लिए उत्कृष्ट पैगोडा से बाहर जा सकते हैं, तो वह उत्साह से चिल्ला उठी। तुरंत ही उसकी आकृति एक प्रेत में बदल गई और पल भर में वह पैगोडा के दरवाजे के सामने से गायब हो गई। आधे घंटे बाद जब गु शियाक्सु ने संदेश भेजा कि खाना तैयार है, तो तांग शियू गुयान एर को उत्कृष्ट पैगोडा की पहली मंजिल पर ले गया। प्रभु को नमस्कार। लाइट और डार्क की आंखों में उत्साह के भाव झलक रहे थे और वे दोनों गुयान एर के सामने घुटने टेक दिए। गुयान एर ने एक हाथ से तांग शियू की बांह पकड़ी और दूसरे हाथ से उसे धीरे से ऊपर उठाया। जैसे ही एक सौम्य शक्ति उन दोनों पर छा गई, उसने धीरे से उन्हें ऊपर उठाया। आप दोनों को इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी मुलाकात को कई साल हो गए हैं और आप दोनों काफी बड़े हो गए हैं। जब मैं गुरुजी के साथ भोजन कर लूं, तब तुम यहाँ आकर मुझे प्रणाम कर सकते हो। जी चिमेई के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और अपने स्वामी को धन्यवाद दो। मालिक। प्रकाश और अंधेरे ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक उन्हें कुछ एहसास हुआ और तुरंत ही उत्साह से भरे चेहरों के साथ वे फिर से घुटने टेकना चाहते थे। हालांकि गुयान र की कही बात को याद रखते हुए उन्होंने खुद को रोका, आदरपूर्वक स्वीकार किया और फिर एक तरफ हट गए। इस पल गुयान एर ने अब किसी और की ओर नहीं देखा। उसकी निगाहें केवल अपने गुरु पर टिकी थीं और कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकता था। तांग शियू का हाथ इस तरह पकड़े हुए वह धीरे धीरे उसके पीछे पीछे उस खूबसूरत पैगोडा से बाहर निकलकर समुद्र की ओर चल पड़ी। महज 1 दर्जन सांसों में वह एक मनमोहक मुस्कान के साथ तट पर पहुंच गई और उसके साथ अभी भी तांग शियू था। गुरुजी, यान एर द्वारा स्थापित ये 100 फीस्ट रेस्टोरेंट वाकई बहुत अच्छा है। कम से कम 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के इन लोगों ने आपको ढूंढ लिया। तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वे सभी बहुत अच्छे हैं। दरअसल आपने मुझे एक अच्छा सबक भी सिखाया। कौन सा पाठ? गुयान एर ने उत्सुकता से पूछा।